भाई जी। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति, ओम शांति। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सभी चलें सीधा होकर बैठें, बिल्कुल ही अपने शरीर को स्थिर कर दें, सीधा रखें शरीर को और शिथिल। सो के साथ रहें सभी। क्रियाहीन हो जाना, कुछ न करना, साक्षी हो जाना, तटस्थ रहना, जो हो रहा है उसे होने देना। यहीं से ही ध्यान की प्रक्रिया शुरू होती है। रिलैक्स फोरहेड, eyes gently closed, शरीर के स्थिर होते ही, सीधा होते ही, शिथिल होते ही हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना तन से मन की तरफ जाती है। सभी अपने ध्यान को मन के विचारों की तरफ ले जाएं। साक्षीपन की भावना, बी ए पैसिव वॉचर टू योर थॉट्स। विचारों के प्रति सजग रहें, जागरूक रहें। जैसे भी विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई विश्लेषण न हो, अच्छे हैं या बुरे, मेरे हित में है या अहित में, बस एक जागरूक प्रहरी की तरह उन्हें देखते रहें। विचार जिनके प्रति सभी जागरूक हैं इस वक्त, कम होते हुए मन के विचार मन को शांत करते हैं और हमारी चेतना, जो पर्पस है मेडिटेशन का, कि हमारी जागरूकता को, चेतना को तन से मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से स्वयं की तरफ। सभी प्लीज पूरी तरह सतर्क रहें अपने विचारों के प्रति। धीरे से आंखें खोलें। यस, 6th सेशन, 6वां सत्र, EFT ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम। आगे हम चलें
थोड़ा रिकैप करेंगे जो जो हमने सीखा है। मैं सवाल करते जाऊंगा, आपको जवाब देते जाना है। सबसे पहला सवाल है कि अगर कोई आपसे पूछे कि EFT क्या है, इसका फुल फॉर्म बताओ और ये क्या है। यस प्लीज एनीबडी, इमोशनल बोलो फ्रीडम लीना बोलो। टेक्निक। EFT है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। और जो किस भी नाम से जाना, और किस नाम से जाना जाता है ये? यस एनीबडी एल्स, EFT को और कौन से नाम से जाना जाता है? चिंता बेहतर। कंचन आप बताओ। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक ये वही है। TFT अलग टेक्निक है भावना जी। TFT द थॉट फील्ड थ्योरी जो रॉजर कोलाहन ने दी है। रॉजर कोलाहन के स्टूडेंट थे गैरी क्रेग। जब उनको देखते थे काम करते थे फोबियाज के ऊपर, फियर्स के ऊपर, उनके स्टूडेंट थे। कौन? गैरी क्रेग। तब उन्होंने एक युवती का केस देखा पानी के डर का, और वहां से उनको प्रेरणा मिली EFT की, और उन्होंने नई टेक्निक डेवलप की EFT। यस एनीबडी एल्स? हम रोज यहाँ, हाँ टैपिंग, वेरी करेक्ट यू आर, टैपिंग, टैपिंग भी कहा जाता है इसको। और इमोशनल फ्रीडम टेक्निक ओरिजिनल नाम गैरी क्रेग ने दिया है, लेकिन आजकल के जो गुरु हैं इनको सिखाने वाले निक ऑर्टनर हैं, पेट्रिशिया करिंगटन हैं, कैरल लुक हैं, डॉसन चर्च हैं। तो ये सभी इनको टैपिंग के नाम से जाना जाता है इनको। यस, अब बताइए, अगर आप किसी का केस लेना चाहते हैं, बहुत ज्यादा व्यक्ति डिस्टर्ब है, रेस्टलेस है, कंफ्यूज है, विचलित है, घबराया हुआ है, तो आप उनको कहोगे कि मैं आपको मदद कर सकती हूँ, तो पूछता है कैसे, तो आप कहोगे टैपिंग के द्वारा या EFT के द्वारा। अगर व्यक्ति पूछता है कि EFT क्या है, यस बताइए कोई भी, आप कैसे बताओगे उस व्यक्ति को, उस पेशेंट को EFT क्या है? जनरल वे में, हाँ, मतलब जो लेमन समझ सके। यस एनीबडी? कठिन सवाल पूछ रहा हूँ क्या मैं? ये तो बेसिक क्वेश्चंस हैं। भाई जी, तो हम यही बोलेंगे कि EFT एक ऐसी टेक्निक है जो आपकी बॉडी में कोई भी फीलिंग्स या इमोशंस की वजह से अगर आपके शरीर में कोई इमोशन ब्लॉक्ड है, तो EFT उसे आपको उस पॉइंट को प्रेस करके वो ब्लॉक्ड एनर्जी को खोल देंगे। यही हम पहले उनको बोलेंगे। ये उसका एप्लीकेशन है। हाँ, EFT का एप्लीकेशन है। व्हाट इज EFT? यस प्लीज। EFT इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, बोलो आगे बोलो, भावना आप बताओ। EFT इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डैश प्लस डैश। affirmation and acupressure, I think. आधा सही है। एक्यूपंक्चर या Acupuncture and acupressure. हाँ, एक्यूप्रेट एक्यूपंक्चर एंड द मॉडर्न साइकोलॉजी, दोनों को कॉम्बिनेशन है EFT। EFT क्या है? इमोशनल सिस्टर ऑफ एक्यूपंक्चर। इमोशनल सिस्टर ऑफ एक्यूपंक्चर इज EFT। लेकिन दोनों में फर्क क्या है बताओ? एक्यूपंक्चर और EFT में क्या फर्क है? Acupuncture में पॉइंट्स को नीडल से करेक्ट, पियर्स किया जाता है, वेरी राइट। लेकिन टैपिंग में हम सिर्फ फिंगर के टिप से उन्हीं पॉइंट्स को हल्का प्रेशर देके उससे नो, इमोशंस प्रेशर रिलीज नहीं करते देते, हैं, टैप करते हैं। वी आर नॉट गिविंग द टैप प्रेशर, करते हैं। हाँ सॉरी टैप करते हैं, ध्यान रखना, टैप करते, वी जस्ट टैप द थिंग्स, टैप एंड राइट। रिलीज द इमोशंस। नहीं, नीडल्स एंड टैपिंग दीपक भाई नहीं कह सकते हैं, बिकॉज वी डोंट यूज द नीडल्स, वी डोंट यूज द नीडल्स, वी डोंट यूज एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हियर, वी यूज द EFT के द्वारा जो भी। यस, अभी लेमन के भाषा में आप क्या कह सकते हैं कि ये सेल्फ हेल्पिंग टेक्निक टूल है। ये एक मेरे हाथों के टूल्स में एक ऐसा जादू है
जहां से मैं अपने या किसी दूसरे के हर प्रकार के प्रॉब्लम, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे भावनात्मक हो, चाहे सोशल हो, या फिर चाहे स्पिरिचुअल हो। कौन से 5 बातें बताई मुझे? कौन बताएगा मुझे? एनीवेयर इट कैन बी अप्लाइड फॉर एनी डैम प्रॉब्लम्स। 5 एरियाज बताई मैंने, कौन बताएगा? यस प्लीज। शारीरिक, फिजिकल, बोलो आगे। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, इमोशनल, हाँ राइट, इमोशनल और सोशल, फाइनेंशियल, सोशल, सोशल और स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल। करेक्ट, करेक्ट। फाइनेंशियल भी कर सकते हैं हम उसमें, स्पिरिचुअल गोल्स भी कर सकते हैं। वेरी करेक्ट, राइट। अब इसका इन्वेंशन कहाँ और कब हुआ है? हु इन्वेंटेड ईएफटी, इन विच ईयर? यस प्लीज। आप लोग सभी टीचर बनने जा रहे हैं ना? ये सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ वो सबको आपके जवाब आने चाहिए। बिकॉज ये जो क्लास है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम है, जहाँ पे जो जो मैंने बताया है, सिखाया है, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। यू बीइंग ए प्रैक्टिशनर, यू बीइंग ए काउंसलर, यू बीइंग ए ईएफटी ट्रेनर। हु इन्वेंटेड ईएफटी? एनीबॉडी प्लीज बताइए मुझे। अभी तो थोड़ी देर पहले नाम लिया था मैंने। गैरी क्रेग। वेरी राइट। इतना टाइम क्यों लग रहा है? ट्यूबलाइट क्यों बन के बैठे हैं सभी? बल्ब बताओ ना, बल्ब बन के काम करो ना। बटन प्रेस किया, लाइट ऑन, बटन प्रेस किया, लाइट ऑफ। ट्यूबलाइट ऐसे पहले पंपिंग करती है, देन स्टार्ट्स ग्लोइंग। गैरी क्रेग कौन से सन में? किसी ने लिखा 1995 इज द राइट आंसर। यस, स्टैनफोर्ड इंजीनियर गैरी क्रेग in year 1990 came up with this technique called as the emotional freedom technique, right? अब अगला कौन सवाल सा ईयर है। बताया भाई जी? 1990? हाँ, 1990 में उन्होंने इन्वेंशन किया है। अच्छा, गैरी क्रेग आज भी किस रूप में सारी दुनिया के सामने? 90 की 95? 1990, 1990, ठीक है। गैरी क्रेग ने जो भी इन्वेंशन की है, जो भी इन्वेंशन की है ईएफटी के ऊपर, क्या उसका कोई किताब लिखा है उन्होंने? उसकी किताब अवेलेबल है? अगर कोई पूछे आपसे कि बताइए कि उनका कोई किताब है जहां हम भी उसको सीख सकते हैं, वो किताब पढ़ के। दीपक फेवेनी बोल रहे हैं यस। कौन सी किताब है मुझे बताइए, मुझे तो मालूम नहीं है कि कोई किताब ना। हाँ, अनसीन थेरेपिस्ट लिखा है, वो एडवांस टेक्निक है ईएफटी की। अनसीन थेरेपिस्ट की बुक अवेलेबल है, वो यूट्यूब में भी अवेलेबल है, सॉरी फेसबुक में भी, वो सॉरी गूगल में। गैरी क्रेग ने इमोशनल फ्रीडम टेक्निक के ऊपर किताब लिखी या नहीं है? दैट इज माई क्वेश्चन। यस प्लीज। इसका मतलब यह है कि आप कुछ भी स्टडी नहीं करते हैं। आप अगर टीचर बनना चाहते हैं, मैं कितने पापड़ बेलता हूँ पता है आपको? मैं सुबह से 4 घंटे स्टडी किया है, 4 घंटे 4 आवर्स। मैं आपके सामने आता हूँ, हर शाम को आता हूँ तो तैयारी करके आता हूँ। अगर आके बैठ जाऊंगा तो आई कैन नॉट स्पीक दैट फ्लुएंटली। मेरे को जो है ना एफर्मेशन, अगर मैं कोई तैयारी नहीं करता हूँ, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन मैं भगवान की याद में, शिव बाबा की चित्र से बैठ जाता हूँ, और कहाँ से वो फ्लो चलता है एफर्मेशन का, वो मुझे भी पता नहीं चलता है। यस प्लीज। अगर हमको ईएफटी सीखनी है उससे, जिसने ईएफटी का इजाद किया है, ही इज गैरी क्रेग, राइट? उसका क्या अवेलेबल है ऑनलाइन पर? यस प्लीज। लीना, आप सबसे आगे चल रही हैं, आप बताइए। ओम शांति भाई जी। हाँ, यस। कोई किताब अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ, यूट्यूब में वीडियोस है जिससे हाँ। हम सीखते हैं, या तो फिर जो यूट्यूब, जिन्होंने उनसे ट्रेनिंग ली है, जैसे आप हैं और भी। देखिए यूट्यूब में है ना, क्या है बहन जी, यूट्यूब में जो वीडियोस दिए गए हैं उनको लेकर अगर आप सीखोगे तो ईएफटी में फेल हो जाओगे।
कुछ एफर्मेशन के साथ में वीडियोस देते हैं, कई सारे लोग देते हैं ईएफटी के, और उनको देखकर अगर लोग टैपिंग करेंगे ना बिना समझे, तो ईएफटी कई बार तो काम उनके लिए नहीं करता, उल्टा ईएफटी उनके लिए काम बिगाड़ देता है। तो दैट इज नॉट द राइट वे। अगर आपने टाइप किया ईएफटी फॉर आईसाइट, ईएफटी फॉर ब्लड प्रेशर, ईएफटी फॉर डायबिटीज, ईएफटी फॉर बैक पेन, ईएफटी फॉर डिप्रेशन, ईएफटी फॉर एंजाइटी, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उनके कुछ एफर्मेशन मिलेंगे आपको, राइट। लेकिन जब तक आपने समझा नहीं है कि एफर्मेशन क्यों लेते हैं, कहाँ टैपिंग करना है, किस तरह करनी है, कितना करना है, कौन से हाथ से करना है, कौन से पॉइंट्स पर करना है, यू कैनॉट लर्न इट प्रॉपरली। भाई यस जी, भावना, आप बता सकते। गेरी गेरी क्रेग का खुद का भी तो साइट है, हाँ, वो देखा वेरी था मैंने, वेरी वो तो राइट यू आर, करेक्ट है। वेरी राइट यू आर। गैरी क्रेग ने अपना एक पूरा वेबसाइट बनाया वेबसाइट, है। हाँ अगर आप टाइप करोगे emofree.com, emofree.com अगर आप टाइप करोगे गूगल में जाके, यस, तो आपको उसका पूरा वेबसाइट मिलेगा emofree.com। अगर आप टाइप करोगे गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड ईएफटी मैनुअल, गोल्ड स्टैंडर्ड ईएफटी मैनुअल, या आप टाइप करोगे emofree.com, तो वहां से भी आप पहुंच जाओगे उनकी वेबसाइट पर। उसमें इतना मैटर दिया है, इतना मैटर दिया है कि आपको ये जिंदगी कम पड़ जाएगी, बता रहा हूं मैं आपको। जितने भी लोगों ने ईएफटी किया उनके वेबसाइट पे जो जो अनुभव लोगों के आए हैं, करीबन 3000 अनुभव हैं उनके वेबसाइट पर। हर एक बात के लिए आप उनके वेबसाइट पे जाके अगर टाइप करोगे ना, एक अक्षर टाइप करोगे, जैसे टीयरलेस ट्रॉमा टेक्निक, टीयरलेस ट्रॉमा टेक्निक, उनके ऊपर ऊपर है ना, वेबसाइट में जाके अगर ऊपर ऊपर टाइप करोगे, तो आपको वहां पे एक मिलेगा सर्च का कॉलम। अगर आप जो भी चाहिए ना, समझो आपने लिखा टेल द स्टोरी टेक्निक, आप वहां टाइप करके सर्च को क्लिक करोगे ना, तो जो उसके जो भी लोगों ने उसको करके अनुभव अपने डाले हैं वहां पे वो भी मिलेंगे। इसके 5 अलग अलग ये हैं चैप्टर्स हैं उनके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, और एक एक पार्ट में स्टार्टिंग में कैसे बिगिनिंग करना है, क्या करना है, सब कुछ दिया है उसमें, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। और उसका कोई चार्ज नहीं लगता है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, अवेलेबल टू एवरीवन। तो ये बात आप सभी ध्यान रखो, बीइंग ए ट्रेनर ना, आप सभी को इसको ओपन करना चाहिए समय समय से जाके। और फिर सिर्फ मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं ही बोलता रहूँ, मैं चाहता हूँ आप भी कुछ बताएं। बलराम सर, आज मैंने यहाँ से ये स्टोरी पढ़ी, यहाँ से अनुभव मैंने पढ़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इससे क्या है, हम सभी को प्रेरणा मिलेगी। आपके साथ मैं भी तो सीख ही रहा हूँ। मैं जितना आप लोगों के साथ में पिछले 2 महीने से सीखा हूँ, मैंने शायद पिछले 6 सालों में नहीं सीखा था, बिकॉज आई एम स्टडिंग एंड देन कमिंग टू यू, स्टडिंग एंड देन कमिंग टू यू। मेरे पास 4-4 नोटबुक भरी हुई है। लेकिन अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जो पढ़ता हूँ ना, वो पढ़ाने की दृष्टि से मैं देख रहा हूँ। पहले भी मैंने एक शॉर्ट कोर्स लिया है इसका, लेवल 1 और 2, लेकिन उस समय भी आई वॉज नॉट, उस समय क्या है, थोड़ा किसी कंपनी के साथ जुड़ के मैंने कराया था, तो उसमें भी मैंने इतना नहीं सीखा। पर आज मैं रियली में केसेस ले रहा हूँ, मेरे पास रोज केसेस लाइन में रहते हैं, तो इसका सिखाने का आनंद मेरे अनुभव के साथ, लोग मेरे पास रोज आते हैं, अपने प्रॉब्लम को लेकर आते हैं, कई सारे यहाँ भी उपलब्ध, यहाँ भी हैं सभी बैठे हुए। तो मुझे क्या है, बहुत अच्छा लगता है। अभी कल की एक बात है, एक बहन जी ने, देखो प्रॉब्लम कैसे कैसे आते हैं, एक बहन जी ने मुझे फोन किया कि मैं बहुत लाइफ में डिस्टर्ब हूँ, मुझे मदद कर सकते हैं क्या। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने वीडियो कॉल पे करता हूँ, पहले तो क्या वीडियो कॉल नहीं था उस समय ना, अभी तो 4G आया है, 5G भी आ रहा है अगले महीने से, तो और ज्यादा इजी हो जाएंगे सब काम। अभी ये सब जो हम लोग कर रहे हैं मीटिंग्स, ये सभी एपरेटस अवेलेबल नहीं थे पहले, अभी अवेलेबल हुए हैं लॉकडाउन के बाद में, एंड वी आर वेरी मच कन्वर्सेंट एंड यूजिंग दिस। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे काउंसलिंग कराना चाहती हूँ, मुझे जानती नहीं है वो शायद आज यहाँ पर हैं, वो नहीं आज यहाँ पर शायद नहीं है। इनका जिनका जो यहाँ पर है उनका मैंने कल काउंसलिंग किया था, इनका काउंसलिंग मैंने 4-5 दिन पहले किया है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मेरा 4 साल का बच्चा है, और मेरा पति जो है मुझे छोड़कर कहीं चला गया है, 2 महीने से अता पता नहीं है, फ़ोन को ब्लॉक करके रखा है। तो मैंने जब उनका चेहरा देखा, तो मैंने कहा, आप पूरी तरह बुझी हुई हैं, पूरी तरह। जिसे बाबा बोलते हैं ना कि टिमटिमाती लौ को मैं फिर से वापस जागरूक करने को आता हूँ। हम सभी की लौ, हम सभी की जो 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 अंदर जो अवेकनिंग है ना,
भगवान के प्रति, शुद्ध कर्मों के प्रति वो जो बत्ती है बुझने वाली है, टिमटिमा रही है, वो फिर से बाबा उसको इग्नाइट करते हैं। तो मैंने कहा आप भी तो बहुत नेगेटिव लग रही हैं, आपका चेहरा क्रूप दिख रहा है बिल्कुल, मुझे क्या तकलीफ, आपको इतनी सारी तकलीफ है। उसने फिर बताया कि मुझे मेरा जो भाई है वो 11 साल पहले उसने मर्डर किया, सॉरी उसने वो मतलब उसका मर्डर हुआ है। उनके पिताजी अलग रहते हैं माँ से, पूरी जिंदगी माँ को मारा है उन्होंने, और आखिरी के कई साल तक माँ को जहर दिया है, उनको खून की उल्टी होती थी। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अपने बच्चे को नहीं संभाल रही हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ जो बिल्कुल ही हेल्पलेस हो चुकी है, 4 साल के बच्चे की तरह उसका दिमाग है, उसको मुझे संभालना पड़ता है, क्योंकि इतने सारे जहर खा खा के, इतनी सारी जिंदगी की ट्रॉमास में आके वो भी टूट चुकी है। उसके बाद उसने बताया कि उनके पिताजी रहते हैं बॉम्बे में ही, छोटा भाई भी है, लेकिन छोटा भाई कहता है कि मेरे पिता के पास 2 प्रॉपर्टी हैं, अब मेरा भी तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने कहा कि आप क्यों नहीं केस करती हैं, पुलिस केस करो, माँ का हक होता है, आपकी माँ का हक है पति के ऊपर, आप कोर्ट में लड़ सकते हैं अपने हक के लिए, आप लड़ सकते हैं पति के हक के लिए। बोला मैम बहुत गरीब हैं और हम नहीं नहीं कोर्ट में इतना पैसा भर सकते हैं। तो जब उन्होंने पहली बार मुझसे काउंसलिंग कराया, करीबन पौने घंटे की काउंसलिंग चली मेरी, फिर मैंने कहा कि आप ऐसे जिंदगी के बहुत सारे ट्रॉमास हैं आपका, एक एक करके आपको सुलझाते जाओ। तो उन्होंने फिर मुझे मैसेज भेजा है कि सर मेरे इतने कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं कि मैं अपने आप इसको सुलझा नहीं सकती। तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको मदद करूंगा, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला है, लेकिन मैं भी आजकल मैं उनको फिर टाइम देके मैं उनको लूंगा। तो ऐसे केसेस जब मेरे सामने आते हैं ना, एक बहन जी आई थी मेरे पास है ना, 28 साल का जिंदगी बिल्कुल ही ठहरी हुई, 28 ईयर्स लॉन्ग। पहले ही सिटिंग में पौने 2 घंटे लगे मुझे, करीबन 2 घंटे पहले, पौने 2 घंटे उनके अंदर जो पूरी आशा की किरण मैंने जागरूक होते हुए देखा है। जब केसेस मेरे पास इतने सारे लाइन में क्यू अप में आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा नॉलेज, जितने केसेस हम अटेंड करते हैं आपको भी करना है, उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उतना आपका अनुभव बढ़ेगा, उतना आपका एक्सपर्टाइज बढ़ेगा। बलराम की किताब चलती है, हमको बहुत अच्छा लगता है, नहीं चलती है फिर हमारी लोड धीमी हो जाती है, ऐसा नहीं चलेगा। यू हैव टू कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन टेकिंग द केसेस। आज दुनिया में कौन से घर में प्रॉब्लम नहीं है? एवरी होम इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, एवरी पर्सन इज हैविंग सो मेनी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज इन लाइफ, राइट? तो अभी हम चल रहे हैं, और जो है सबसे पहले पहले मुझे बताइए कौन सी एरियाज में ईएफटी काम करता है। पहले हमने ले लिया फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, लेकिन अब कौन कौन से उसके एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ ईएफटी काम करता है? यस प्लीज। जैसे फियर एंड फोबियाज, फियर एंड फोबियाज पर काम करता है, परफॉर्मेंस इश्यूज पर काम करता है ये, और कहाँ काम करता है बताइए? पेन्स, दर्द पर, चाहे वो शारीरिक दर्द है या फिर, हाँ लीना आपको शेयर करना है कोई, प्लीज लीना गो हेड, लीना गो हेड प्लीज, आप कुछ बोलना चाहती है ना? हाँ भाई जी, एक तो हाँ कि आज मैंने वो साइट पे देखा, गैरी क्रेग के खुद के साइट पे, तो उन्होंने वही बोल रहे थे कि वो 8 पॉइंट्स हमें फिर से आपको पर्टिकुलर बताइएगा, क्योंकि वहां पे ना वो यहाँ कोई टैपिंग कर रहा था इस जगह पे, हम तो यहाँ करते हैं ना। हाँ, तो वहाँ अगर टैपिंग करना गलत है एक्चुअली वो। ओके, तो उन्होंने इधर खोल के यहाँ हाँ करना। नहीं नहीं, वो जो है ना, एक्चुअली गैरी क्रेग है ना, यहाँ स्टेरनम बोन रहता है, स्टेरनम बोन पर्टिकुलर यस, केसेस में है ना, वो ऐसे अपने मुक्के को बंद हाँ करके ना, यस, वो अपने ऐसे कर मुक्के रहे ऐसे थे। ऐसा करके करते हैं। वो मैं आपको अभी तक हाँ, मैं वहाँ नहीं पहुंचा हूँ, आई टेल यू दैट आल्सो, वहां तक हम नहीं ओके पहुंचे, मैंने वो नहीं सिखाया आपको। वो जब ओके, पर्सनल टैपिंग करते हैं ना, तो यहाँ पे ऐसे मुक्का मारते हैं, यहाँ पर हाँ स्टेरनम हाँ बोन, जहाँ से खड़ी हड्डी चालू होती है ना, ये जुगुलर हाँ नॉच है ये, इसके नीचे यहाँ से खड़ी हड्डी चालू होती है ना, खड़ी हड्डी, जहाँ पे हाँ, पूरे वेन ये दिए हुए हैं, अपना ये पिंजरा, केज, जहाँ पर हमारे अंदर फेफड़े और हार्ट उसके अंदर रहता है ना। तो यस प्लीज, लीना आप सही बता रही हैं, वो मैं आपको आई डिस्कस दैट अभी तक मैंने नहीं किया है कि क्यों ऐसा यहाँ पर टैपिंग करते हैं ना, वो और भी ज्यादा एक्सपर्टाइज की प्रैक्टिस है, ओनली प्रैक्टिशनर कैन डू दैट, नॉट यू और पीपल सर, अभी तक। और सर हाँ एक छोटा सा अनुभव है, अगर हाँ टाइम हाँ, हुआ तो फिर शेयर करूंगी नहीं जरूर। नहीं शेयर करो अभी, कभी बताओ, दिस क्लास इज फॉर यू, मैं हाँ सभी को चाहता हूँ सर, कि इन्वॉल्व हो जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं बोलता हूँ आप सुनते रहे, मैं बोलता जाऊँ आप सुनते रहे, आप भी शेयर करो, आपको जो ओके भी अनुभव हो रहे हैं आप शेयर करोगे, यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट, यू बिकम मोर प्रिपेयर्ड एंड रेडी, along with you others सर, also will be getting more of inspiration to be ahead,
बोलो लीना थैंक बहन। यू सर, थैंक यू भाई जी। मैं चाहती हूँ कि मैं समझती हूँ कि इससे सबको फायदा होने वाला है। जैसे 23 तारीख को जब मैं यहाँ से जा रही थी फर्स्ट टाइम मधुबन, तो मैंने कहा ना कि मेरा फ्लाइट में बहुत ज्यादा बैठने की आदत नहीं है। और इससे पहले जब मैं फ्लाइट से आई थी तो मेरा वहीं पे एक बहुत तबीयत खराब हो गई थी, आई गॉट सेंसलेस एंड मुझे इंजेक्ट करना पड़ा। तो उससे तो फिर अब मैं ग्रुप में गई लेकिन मेरे घर के कोई नहीं थे, तो उसके वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। और मैंने शायद आपको भी फोन किया था या फर्स्ट डे क्लास में भी बोला था कि सर आप मुझे EFT करवा देना तो मैं सही सलामत पहुंच जाऊंगी। तो लेकिन बाय चांस वो हुआ नहीं। मैंने उस दिन भी मैसेज किया था, मे बी वो बहुत ऑफिशियल टाइम होता, 9 बजे मुझे निकलना था। मैं बार बार आपका मैसेज देख रही हूँ कि अब कनेक्ट हूँ तो करूँ। तो फिर मैं बोली चलो ये भी बाबा शायद मुझे स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ कर रहे हैं। तो उसी रात पहले दिन आपने क्लास में जब मैंने ज्वाइन किया था तो आपने अपना एक्सपीरियंस सुनाया था कि फ्लाइट में आपके एयर ब्लॉक्ड हो गए थे। तो आपने उसके लिए कभी EFT नहीं किया, लेकिन तुरंत आपको ध्यान आया कि उसके लिए भी तो EFT कर सकता हूँ। तो जैसे ही आपने किया तो आपका वो प्रॉब्लम ठीक हो गया। तो मैं भी बहुत ज्यादा EFT कर करके मैं बोली चलो आज मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम की टाइम है तो मैं खुद करती हूँ। आज मेरे सर मेरे सामने नहीं है लेकिन मैं प्रैक्टिकल करती हूँ। तो आपसे जो भी सीखा तो मैंने पूरा EFT किया। अंदर अंदर डर लग रहा था बहुत कि मैं फिर से अगर वही सीन रिपीट हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी, लेकिन एवरीथिंग वाज वेरी गुड। और जैसे ही मैं फ्लाइट में चढ़ी तो जैसे ही एयर ब्लॉक्ड होने लगे, एक्चुअली वो टेंशन से हो रहा था, तो फिर EFT करने लग गई। लोग देख भी रहे थे, हम बोला इट्स ओके कोई बात नहीं है, देखेंगे तो पूछेंगे कि ये नई टेक्निक क्या कर रही है। तो जैसे ही मैंने किया तो मेरा पूरा ठीक हो गया, कुछ भी नहीं। तो मैंने आई वाज फीलिंग वेरी लाइट। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा भाई जी। और प्लस क्या हुआ, सबसे अच्छा मुझे लगा कि मेरे बैक सीट में एक छोटी सी बच्ची करीबन कोई साल भर की होगी, तो वो बहुत जोर जोर से रोने लग गई। मैंने बैक में देखा, उसकी मम्मी पापा भैया क्या हुआ, तो बोले नहीं बच्ची की एयर ब्लॉक्ड हो गए तो वो रो रही है। तो अब तो मैं उसे कुछ पूछ भी नहीं सकती, कुछ नहीं, मैंने अपने सीट पे ही बच्ची के लिए EFT किया। और जैसा आपने सिखाया है या फिर मेरा कुछ संकल्प होगा आई डोंट नो, मैंने बहुत दिल से किया कि उस बच्ची को ठीक हो जाए, सारे सब कुछ किया। तो थोड़ी देर बाद बच्ची ने डीप स्लीप सो गई और बहुत अच्छा लगा। तो मेरे बगल वाले सीट में भी कहा कि किसी ने कि आपने क्या किया, मैंने कहा नहीं मैंने एक ऐसे टेक्निक सीखा था, तो इसमें आप किसी छोटे बच्चे या किसी के लिए भी कर सकते हो। तो जैसे ही वो रिलैक्स्ड हो गई भाई जी तो बहुत अच्छा लगा कि यस आई कैन, मतलब मैंने मेरी हेल्प कर पा रही हूँ किसी को। तो वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत ब्यूटीफुल। अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये। और मैं उतरने के बाद भी मेरे कोई एयर ब्लॉक्ड नहीं हुए। और प्लस में आते वक्त भी मैं अकेली आई और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी। एक तो बाबा थे ही साथ में और एक EFT था, तो मैं हर वक्त वो कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा कुछ भी अनइजीनेस नहीं लगा। घर आके फिर मैं वही काम वाम, अदरवाइज ऐसे रखते हैं कि लोग थक जाते हैं या फिर ईयर ब्लॉक्ड हो जाते हैं। तो मुझे मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा भाई जी, थैंक एक्सीलेंट। यू कंचन, सो मच। कंचन पर अब एक मिनट रुको, मैं आता हूँ आपके पास में। अब मैं बताता हूँ, आपने मुझे क्या बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे उल्टियाँ आ रही है, आई एम नॉट फीलिंग वेल। मुझे लगा कि आपको है ना कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है। नहीं अगर भाई आप जी, मुझे अगर आप मुझे बताती कि मुझे फ्लाइट का फियर है तो 2 मिनट में उतारता हूँ। आपने मुझे वो नहीं बताया, आई गॉट अ फ्लाइट फियर। और नहीं। जब आपने और है फोन ना किया ना, वो हाँ भाई हाँ, जी, फ्लाइट फेयर के साथ साथ मेरी 10 बजे मुझे फ्लाइट के लिए जाना है और घर पे 9:30 बजे तक मेरे वॉमिटिंग लूज मोशन सब हो रहे थे। मैंने उसे भी हाँ तो EFT से वो ठीक उसी किया। के वजह से ही है। हम्म। क्योंकि फ्लाइट का नाम सुन के जो अंदर जो डर बैठता है ना, फोबिया बैठता है ना, वो बॉडी में, हम्म। क्योंकि फोबिया आ गया मतलब एनर्जी इम्बेलेंस हो गई। एनर्जी इम्बेलेंस हो गई तो फिजिकल बॉडी तो उसको रिफ्लेक्ट करने वाली है इन सम ऑफ द अदर यस। फॉर्म। और अगर मैंने आपका फोन जो है नहीं उठाया, क्योंकि मैं ना सुबह 9 बजे तो आजकल आता हूँ, 8:30 बजे मुरली से सीधा तैयार होता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ। ब्रेकफास्ट तो मैं ड्राई फ्रूट फ्रूट लेता हूँ और फिर सीधा मैं फैक्ट्री में 8 को 10 मिनट पड़े तो मैं निकल जाता हूँ। फैक्ट्री में जाने के साथ मैं पहले बाबा को याद करता हूँ 10 मिनट, फिर जाता हूँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, पूरा राउंड लेता हूँ। तो मैं जब तक सीट पर आता हूँ ऑफिस में 9:45 बज जाते हैं। बाय द टाइम यू हैड कॉल्ड मैंने देखा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एनीवे आई एम हैप्पी टू हियर योर
एक्सपीरियंस। तो इसको हम कहते हैं फियर ऑफ फ्लाइंग, फियर ऑफ फ्लाइंग। उसको मैं 2 मिनट में दूर कर सकता था आपका। मुझे क्या लगा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको शायद मेडिसिन नहीं, लेनी वो डर पड़ेगी। से ही तबीयत खराब हो गई थी भाई जी। हाँ ठीक हो वही गया। फियर। वेरी गुड। हाँ बोलो पंचन, आप कुछ बोलना चाहती हैं? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मुझे क्वेश्चन है। मेरा एक कजिन है भाई, वो ना किसी से कुछ शेयर नहीं करता, उसके पेरेंट्स थोड़े बहुत मतलब उसके लिए चिंतित है। कुछ तो है उसके मन में पर वो किसी से शेयर नहीं करता, तो हम उसके लिए ऐसी एक कर सकते हैं कि वो बोलने लगे, मतलब अपने मन की बात है। अभी एक केस तो हमारे घर बहन बैठी है यहाँ पर, अभी यहाँ पर बैठी है एक बहन हमारे साथ में। वो मेरी फैक्ट्री में आई थी, उनका बच्चा बोल नहीं पाता था, तो अभी हमारे सामने वो तो एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल। उनका बच्चा नहीं बोलना। एक्चुअली मतलब वो है नॉर्मल, पर वो अपने मन की बात किसी से नहीं करता, अंदर ही अंदर रखता है, हाँ परेशान तो होकर। आप उसको लेकर क्या टपिंग कर सकती हैं या करवा सकती हैं? इवन दो आई कैन नॉट एक्सप्रेस, इवन दो आई कैनॉट एक्सप्रेस डिस्पाइट आई टोटली एंड डीपली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, मैं कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ। दिस माई अनएक्सप्रेसिंग नेचर, दिस माई, जो भी उनको तकलीफ है ना, ऐसा करके करा सकते हैं। ईएफटी में जब अगर हम वो टैपिंग, ईएफटी के हाँ लिए भी तैयारी नहीं हो तो हम सरोगेट टैपिंग कर सकते हैं क्या उसके लिए? 100% यस, बिल्कुल कर सकते हैं। गैरी क्रे को किसने पूछा था कि हमको परमिशन लेने की जरूरत है क्या उससे? तो हम जब किसका बुरा करते हैं तो परमिशन लेते हैं क्या उससे? नहीं। तो अच्छा करने के लिए क्यों परमिशन? अच्छा तो गुड विशेष, शुभभावना, शुभकामनाएं हम हर एक के लिए रख सकते हैं ना। आप अगर कर रहे हैं तो यू आर गोइंग विद ए गुड फीलिंग्स, यू आर गोइंग विद ए प्योर फीलिंग्स, तो वो तो नेचुरली इट्स ए वेरी गुड साइन कि आप उनका भला करना चाहती हैं, यू मस्ट गो अहेड विद दैट। अगला मेरा सवाल है कि जैसे मैंने एरियाज के बारे में बात चल रही है, तो पीटीएसडी, पीटीएसडी क्या है इसका फुल फॉर्म? इसका जबरदस्त एप्लीकेशन है ईएफटी में, पीटीएसडी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस पीटीएसडी? प्लीज बताइए मुझे। बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन है ईएफटी का, इट वर्क्स वंडरफुली फॉर पीटीएसडी। कोई जानता है इसके बारे में? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने सुनामी में बहकर इस दुनिया से चला गया, ये ट्रॉमा है मेरे लाइफ का। मैं उस बात को जब भी अपनी नजरों के सामने देखती हूँ तो मैं बेहाल हो जाता हूँ, राइट? अब उसको भी, अभी समझो कि वेटरन है, लड़ाई में लड़ने गया है सैनिक, और उसने अपनी आंखों के सामने रात भर गोलियां चलती देखी, 1 महीना लड़ते रहा, उसका एक हाथ कट गया गोली से या तलवार से, फेंटम लिम्ब कहते हैं, उसका भी दर्द जाता नहीं है, ऑपरेशन हो चुकी है, आर्टिफिशियल उसको भी लगाया गया लिम्ब वगैरह, वट एवर इट इज, लेकिन उसके जो सिम्टम्स हैं, उस वहां जो रातें गुजरी थी, उसका डर था, गोलियों की आवाज थी, खून देखे उसने, इंसान को मरते हुए देखा, ये सब, जिसका किसी में जो किसी का बलात्कार हुआ है, समवन हैज बीन रेप्ड। तो ऐसे में बातें तो बहुत पुरानी हो जाती हैं, लेकिन उसके जो ट्रॉमा के बाद के जो स्ट्रेस होता है, जो तनाव होता है, उस बात को याद आते ही वो बहुत ही बढ़िया रीति से इस ईएफटी से दूर किया जा सकता है, जिसको हम कहते हैं पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, राइट? और एप्लीकेशन बताओ। पेन बताया मैंने, फियर्स फोबियाज बताया, परफॉर्मेंस बताया मैंने, और कहाँ काम करता है? देखो, कांस्टेंट फटीग सिंड्रोम, सीएफएस, सीएफएस, लगातार शरीर में कॉन्स्टेंटली थकान रहती है, उसको सी टीबीआई, ब्रेन की एक बीमारी है टीबीआई। तो हर किसी बीमारी के लिए आप नाम कुछ भी कह दो, एवरीवेयर दिस कैन वर्क। हाउ? जब हम ईएफटी में टैपिंग करना शुरू करते हैं तो हम क्या देखते हैं जिसको हमको बोलना पड़ता है? कराटे चौक पॉइंट पर सेटअप स्टेटमेंट को बनाना होता है हमको, तो क्या बोलना चाहिए वहां पर? कई लोग हमको बोलने को ही नहीं आता है। नहीं बोलोगे तो चलेगा थोड़ी, सिर्फ टैपिंग करते रहोगे तो नहीं बोलोगे तो दैट फीलिंग कैन नॉट बी क्रिएटेड, तो ईएफटी विल नॉट वर्क। तो हम जब कराटे चौपन में टैपिंग करते हैं, सेटअप स्टेटमेंट को लेते हैं, तो क्या क्या बोलना चाहिए? बताओ मुझे, व्हाट वन शुड से टू सेट अप द
to make the statement for the setup point. यहाँ पर क्या क्या बोलना चाहिए? या तो उस व्यक्ति को जो बीमारी है उसको लेकर बोलना चाहिए, even though I am suffering with panic attacks, even though I am suffering with insomnia problem, I am suffering with the जो भी प्रॉब्लम है ना, फिजिकल है या इमोशनल है, मैं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हूँ, डरा हुआ हूँ, दुखी हूँ, अशांत हूँ, या फिर इस बात को लेकर मैं बहुत ज्यादा गिल्ट फील करता हूँ. एनी डैम इशू यू कैन से वहां पर, राइट? टैपिंग कराटे जॉइंट पॉइंट पर कितनी बार करना चाहिए? वेरी सिंपल क्वेश्चन इज दिस. हाउ मेनी टाइम्स यू शुड से द 3 सेटअप बार. स्टेटमेंट? 3 3 बार. बार. 3 और टाइम, उसके बीच में टैपिंग कितनी होनी चाहिए फॉर एवरी कम से स्टेटमेंट? कम 7 बार. 7 से देखिए 10 टाइम. 10 बार. टैपिंग मिनिमम अभी यहाँ पर तो कंटिन्यूस टैपिंग कर रहे हैं, 3 बार बोलोगे तो 7 बार 10 बार तो उससे कहीं ज्यादा हो जाता है, लेकिन अलग अलग पॉइंट पर जो हम उसके फ्रेजेस बोलते हैं, दूसरे रिमाइंडर फ्रेजेस बोलने के टाइम कम से कम 7 या 10 बार होना चाहिए. बाकी अगर आप एक पॉइंट पर जो सेटअप स्टेटमेंट को आप और भी ज्यादा चेंज करके बोलते हैं तो उसका इमोशंस बाहर आ जाता है और फिर वो EFT ज्यादा काम करती है. यहाँ पर हम टैपिंग करते हैं तो ये बच्चे का आवाज कहाँ से आ रहा है? प्लीज बंद करो उनको. कहाँ से बच्चे का आवाज आ रहा है ये? ओके, तो कराटे चौपाइन पर यस, तो कराटे चौपाइन पर हम इशू को बोलते हैं सेटअप स्टेटमेंट को के साथ में हम इशू प्लस एक्सेप्टेंस स्टेटमेंट जो EFT का फिर भी अपनों से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, दोनों को 3 बार बोलते हैं, फिर रिमाइंडर फ्रेजेस बोलते हैं, राइट? अभी एक छोटी सी टेक्निक मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर जो मैंने आज तक नहीं लिया है. अगर आपकी EFT की लेवल नीचे तो आई है, पूरी तरह उतर नहीं रही है, इट्स नॉट कमिंग डाउन, 3 पे आई है, 4 पे आई है, बस स्टेबल है, वो कम नहीं हो पा रही है, स्लो उसकी, मतलब वो मैं टैपिंग करते जा रहा हूँ 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, धीरे धीरे, और 3 के बाद तो हिल ही नहीं रही है. तो एक मैं आपको टेक्निक बताता हूँ जो मैंने अभी तक नहीं बताई आपको. आई रोल मूवमेंट. आपको क्या करना है, जो गैमेट पॉइंट है ना, गैमेट पॉइंट, ये देखो यहाँ पर जो पहली उंगली की जो नकल ज्वाइंट है, दूसरी उंगली नकल ज्वाइंट है, उसके बीच में थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पर आप कंटिन्यूस टैपिंग करोगे, फिर ये आंख से ना क्या करोगे, सभी मेरे साथ करोगे, उसको आई रोलिंग कहते हैं. फ्रॉम द सीलिंग टू द फ्लोर. सीलिंग मतलब छत, फ्लोर मतलब जमीन. ऐसे ना आप है ना इसको यहाँ पर टैपिंग करो कंटिन्यूसली, और है ना आप अपनी आंखों को न साइड में ले जाओगे, साइड में उस साइड में, सिर्फ आंखों को ऊपर ले जाओगे, सीलिंग देखने की कोशिश करोगे, और फिर आंखों को नीचे जमीन पे ले जाओगे, गर्दन भी नहीं हिलेगी, सिर्फ आंखों को मूवमेंट करना है, पहले सीलिंग की तरफ, फिर जमीन की तरफ, फिर सीलिंग की तरफ, फिर जमीन की तरफ. आई रोल मूवमेंट. अगर आपकी EFT की लेवल स्लो जा रही है, आपको अभी तक उसकी लेवल में फर्क नहीं आ रहा है, तो ये 10 से 12 सेकेंड आपको करना है. ये आई रोलिंग फ्रॉम सीलिंग टू द फ्लोर, फ्रॉम सीलिंग to the floor by constantly tapping at the gamut point, right? ये देखो, आंखें को बिल्कुल खुला रखो, टैपिंग करो गैमेट पोजीशन पे, सीलिंग की तरफ देखो, जमीन की तरफ देखो, सीलिंग की तरफ देखो, जमीन की तरफ देखो, साइड में नहीं देखना, फिर सीलिंग की तरफ देखो, फिर जमीन की तरफ देखो, और लास्ट में अपनी आंखों को सीलिंग की तरफ रखो एंड रिलैक्स. समझा? ये मैंने आई रोल पॉइंट बताई है. जब EFT काम नहीं करता है उसके लिए मैंने और कौन कौन सी टेक्निक्स बताई हैं मैंने, जब EFT काम नहीं करता है तो कौन बताएगा मुझे? मैंने आपको सर 4 आई 5 रोल में कितने बार करना है? 10 to 12 सेकेंड्स, हार्डली आपको 3 बार करोगे तो भी हो जाता है. 3 बार सीलिंग को देखा, फ्लोर को देखा, सीलिंग को देखा, फ्लोर को देखा, सीलिंग को देखा, फ्लोर को देखा, और लास्ट में आंखें सीलिंग पर ले जाकर रोक देनी है, बस, नो साइड मूवमेंट, और कॉन्स्टेंट टैपिंग होना चाहिए गैमेट पॉइंट पर. समझा? ये पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने नहीं लिया है. ओके, और कौन सी टेक्निक मैंने बताई है? यस प्लीज. 4 पॉइंट करेक्ट. वहाँ पे क्या करते हैं? टैप करते हैं, रब करते हैं, रब करते हैं. वेरी, वहाँ दर्द होता है थोड़ा. हाँ, वेरी करेक्ट. और दूसरा, व्हेन EFT नॉट सर वर्किंग, बेली बटन.
बेली बटन करेक्शन रेस्ट, और तीसरा सोर पॉइंट। हाँ कॉलर बोन नहीं, ब्रीथ, 4 तीसरा पॉइंट हो वो गया। है जो कॉलर कॉलर बोन बोन। ब्रीदिंग, कॉलर बोन कॉलर ब्रीदिंग, बोन। ये सब मैंने बताया है। अभी ध्यान रखना। अब मेरा अगला सवाल है कि सर कॉलर बोन फिर से एक बार बताइएगा ना। कॉलर बोन में मैंने बताया, पर देखो कॉलर बोन में क्या करते हैं, ये दोनों उंगलियों को जो टिप है ना, वो यहाँ पर कॉलर बोन पे रखते हैं, और गेमट प्रोसीजर पर हम क्या करते हैं, सांस को पहले आधा भरते हैं और रोकते हैं, पूरा भरते हैं, रोकते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग में चले जाते हैं, फिर सांस को आधा छोड़ते हैं, रोकते हैं, पूरा छोड़ते हैं, रोकते हैं, और फिर नॉर्मल ब्रीदिंग में चले जाते हैं। आप हर एक को 4-4 काउंट कर सकते हैं, इजीली कर सकते हो। 4 काउंट लेना, हाफ रोकना, 4 काउंट फुल छोड़ना, 4 काउंट रोकना, 4 काउंट, और फिर नॉर्मल ब्रीदिंग 4 काउंट, फिर छोड़ना। सी इन होल्ड, इन हाफ होल्ड, इन फुल होल्ड, नॉर्मल ब्रीदिंग, फिर रिलीज द एयर हाफ, ब्रीद आउट हाफ या रेचक आधा, होल्ड फुल, आधा बाहर, रोको, फिर नॉर्मल ब्रीदिंग। और इसी प्रोसीजर रिपोर्ट कर, फिर कहाँ पे ये करते हैं, आपकी मुट्ठी को ऐसे बंद करोगे ना, तो ये जो पहला नक्कल ज्वाइंट का जो ज्वाइंट है ना, फर्स्ट ज्वाइंट नक्कल ज्वाइंट का, ये पहला ज्वाइंट है, ये थोड़ा एक्जेगरेट ऊपर उठे हुए रहते हैं नक्कल ज्वाइंट के। ये पहला फोल्ड जो है उंगलियों का, उसको यहाँ पर रखा कॉलर बोन पे, और फिर से वापस वही प्रोसीजर किया, और उसको रिपीट करते हैं इधर साइड, दोनों उंगलियां कॉलर बोन को दूसरी साइड रख के, और फिर उसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट फोल्ड जो होता है उसको वहां पर रख के कॉलर बोन पर, और फिर यहाँ पर टैपिंग करते हैं। कौन बताएगा मैंने टैपिंग किस तरह करते हैं? टैपिंग तो कंटिन्यूस होगी। यस, क्या प्रोसीजर बताइए मैंने ब्रीदिंग की, कोई बताओ मुझे। कंचन कैन यू टेल मी, क्या बताया मैंने अभी? कोई एनीबॉडी टेल मी। आप योगा टीचर हैं इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपको, आप जल्दी समझेंगी। यस बताओ। हाथ रख के हाँ कंटिन्यू टैपिंग करनी है। करेक्ट। हाफ ब्रीदिंग होल्ड, फुल ब्रीदिंग होल्ड, हाफ ब्रीद आउट होल्ड। नहीं, उसके पहले नॉर्मल ब्रीदिंग, उसके पहले नॉर्मल ब्रीदिंग, देन आगे। उसके बाद फिर हाफ ब्रीद आउट होल्ड, फिर वापस फुल ब्रीद आउट, जैसे टैपिंग करते रहना है। वापस होल्ड नहीं करना ना सर, लास्ट वाला। नहीं देखो मेरी बात सुनो, जाएगा। ये मेरी बात सुनो, कॉन्स्टेंटली टैपिंग बिल्कुल सही है। ब्रीद इन हाफ होल्ड, ब्रीद इन फुल होल्ड, नॉर्मल ब्रीदिंग, ब्रीद आउट हाफ होल्ड, ब्रीद आउट फुल होल्ड, अगेन नॉर्मल ब्रीदिंग, देन चेंज द पॉइंट, यहाँ से लेके फिर आप इस पे वो रखो, जो पहला ज्वाइंट होता है ना उंगलियों, नखून के पहला वाला ज्वाइंट हो ना उंगलियों का, 2 ज्वाइंट है ना उंगलियों के, पहला ये है और तीसरा ये आता है नकल ज्वाइंट। तो पहला जो है ना ये उंगलियों का ज्वाइंट, वो यहाँ पे रख के कॉलर बोन पे, फिर द सेम इज रिपीटेड, और फिर दूसरे साइड में रिपीट करते हैं उसको रख के। दिस इज कॉल्ड द कॉलर बोन ब्रीदिंग, राइट? यस। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। मतलब हम लोग जो टैपिंग अपने बॉडी पे करते हैं, तो जहाँ मेरिडियन एंड होते हैं तो हम लोग टैपिंग करते हैं तो हमारा फायदा होता है, और जैसे हम सरोगेट टैपिंग करते हैं तो हम उनके बॉडी पे तो नहीं कर रहे, तो वो एक्चुअली असर कैसे करता है उसका, कैसे वर्क असर करता है वो? इसलिए करता है कि एनर्जेटिकली वी आर सेम, वी आर एनर्जीज, वी आर द बॉडीज बट वी आर द एनर्जीज, राइट? जैसे मैं आपको प्रकाश देना चाहता हूँ, लाइट और माइट देना चाहता हूँ, बराबर? तो मैंने यहाँ पे सोचा, विजुलाइज किया कि भगवान से किरणें आ रही हैं लाइट माइट की, आपकी तरफ जा रही हैं, यू स्टार्ट रिसीविंग। इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज दैट टाइम आई कंसिडर माई सेल्फ एज ए सोल, योर सेल्फ एज ए सोल। मैं आपकी बॉडी को थोड़ी देता हूँ, मैं आपके आत्मा को देता हूँ। तो एनर्जेटिकली वी आर सोल्स। इसकी वजह से वो जो है रेकी है, प्राणिक हीलिंग है या मेडिटेशन है, ये सब सोल टू सोल कनेक्शन है ना, ये नॉट बॉडीली कनेक्शंस, इसलिए वो काम करता है। इट वर्क्स इन एवरी अल्टरनेट थेरेपी। क्लियर? ओके, अभी सवाल अगला पूछ रहा हूं मैं कि अगर समझो कोई आपके पास आता है, अभी कल ही मेरे पास कोई केस आया था, उसने कहा कि मुझे कमर के दोनों साइड में बहुत ज्यादा दर्द है, और इतना दर्द है कि दवाइयां भी काम नहीं करती हैं। अभी ऐसा केस समझो आपके पास आता है, आपका क्या जवाब होगा?
Please tell me, what will you answer? Yes, आयुषी बताओ, आप बोलना चाहती हैं आयुषी? जी सर, सबसे पहले तो पानी को देखकर भी उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशन डालेंगे, और जब दवाई खाएंगे तब दवाई के लिए भी पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे, देन अपने अंदर भी पॉजिटिविटी लाएंगे, तब असर करेगी। We are talking about EFT now. Please reply in terms of EFT. आप उसको बताओगे ये स्पिरिचुअल एप्लीकेशंस हैं राजयोग मेडिटेशन के लिए, वेरी ट्रू। मैं भी बताता हूँ, हम इसमें भी EFT करेंगे आने वाले सेशंस में। मैं ग्रेटिट्यूड पे कराने वाला हूँ, लाइफ के गोल्स के ऊपर कराने वाला हूँ, मैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। आप लोगों ने जब मुझे अट्रैक्ट किया है रोज के सेशंस के लिए, तो मैं आपको और भी ज्यादा देते जाऊंगा, बहुत ज्यादा बढ़िया। माइंड पावर का पूरा जो किताब है ना रोंडा बर्न का, मैं पूरा सीक्रेट किताब आपको EFT में करा दूंगा, पूरा का पूरा। यस सर, हम ये कह सकते हैं कि ये रीजन हो सकता है कि कोई इमोशन है, नेगेटिव इमोशन या कोई हर्ट या कोई ग्रिफ है जो लेट गो नहीं कर पाए, उसकी वजह से वो तकलीफ हो रही है और दवाइयां काम नहीं करती। वेरी राइट यू आर। अपन को क्या कर सकती हैं कि आप अपने इस पेन को, भले वो प्योरली फिजिकल है, आपके मन के डिसलोकेट हो चुके हैं, आपको लंबर स्पॉन्डिलाइसिस है, स्टेनोसिस है, या फिर आपकी पीड़ा क्यों है, क्योंकि मस्कुलर टेंशन है, वहां पर मस्कुलर टोनोसिटी खत्म हो चुकी है, मन के कड़े हैं, उम्र बढ़ चुकी है, डिसऑर्डर में चले गए वर्टिब्रास। लेकिन आप उनको इतना कहना कि हर प्योरली फिजिकली दर्द के पीछे डैश परसेंटेज दर्द इमोशनल ही होता है। व्हाट इज दैट डैश? टेल मी, बताओ। भावना आप हैं वहां पर? भावना 68%। हाँ, टू थर्ड 67% तकरीबन 67। 2/3 पेन इमोशनल होता है। तो आप उस व्यक्ति को EFT करा के फोन पे भी करा सकते हैं, उसका 67% तो पेन उसका गायब कर सकते हैं। फिर आसन है, प्राणायाम है, बहुत सारे अलग टेक्निक्स हैं, मेडिसिन हैं, दवाइयाँ हैं, अपना इंट्रावीनस इंजेक्शन आती हैं, उनसे ठीक हो सकता है। राइट, आगे हम चल रहे हैं कि आपने टैपिंग शुरू किया, 2 मैंने बताई हैं टैपिंग। कौन सी टेक्निक्स? टैपिंग की 2 टेक्निक बताई हैं मैंने, कौन कौन सी बताओ? यस प्लीज, कौन सी सर, एक तो टेक्निक है? नॉर्मली जैसे टैपिंग करते हैं, और एक स्टील टैपिंग। स्टील टैपिंग जो है वो है ना दूसरे टेक्निक का पार्ट है। वो स्टील टैपिंग कब करते हैं? जब हम पब्लिक में EFT नहीं कर सकते हैं, तब हम स्टील टैपिंग पीछे हाथ लेकर, या कुर्सी पे बैठे हैं तो मैं नीचे देखो, मैं बैठा हूँ ना आपके सामने, मैं अपने नाखून पे टैपिंग करता हूँ। अब मुझे सामने वाला बहुत गुस्सा कर रहा है, मुझे गुस्सा करना नहीं है, सामने मुझे बहुत परेशान कर रहा है, अब उसके सामने तो EFT नहीं करूंगा ना। तो मेरे आगे क्या है, जब कोई मुझे गुस्सा कर रहा है, कोई मुझे अपमानित कर रहा है, कोई मुझे डिग्रेड कर रहा है, तो मुझे उसकी फीलिंग तो आ रही है ना, अपमान की फीलिंग, लो फीलिंग, डिग्रेडेड फीलिंग। अब मेरी फीलिंग तो जनरेट हो गई है। अगर मैं स्टील टैपिंग को ऐसे ऐसे करते रहूंगा, नीचे भी रख के हाथ को, तो वो नेचुरली मेरा जो इमोशन है ना वो रिलीज हो जाएगा, उसकी वेदना कम होगी। और फिर जो है, इसको स्टील टैपिंग कहते हैं। स्टील टैपिंग मतलब छुपा के करना, चोरी से करना, वो नाखून पे करते हैं, मैंने आपको बताई है वो स्टील टैपिंग, और वो पार्ट है दूसरी टेक्निक का। नाउ माय क्वेश्चन इज वंस अगेन, व्हाट 2 टेक्निक्स वी हैव लर्नड हियर फॉर EFT? यस प्लीज बताओ मुझे। एक खुद पे करना अपने लिए, और एक सरोगेट टैपिंग। नहीं, वो जो है ना, वो सरोगेट टैपिंग आप अपने लिए भी कर सकते हैं, दूसरे को भी कर सकते हैं, वो अलग अलग बात है। आप चाहे खुद पर कर रहे हैं या खुद पर किसी और के लिए कर रहे हैं, हाउ मेनी टेक्निक्स यू कैन अप्लाई फॉर योर सेल्फ, ऑन योर ओन बॉडी, या किसी और के लिए ऑन योर ओन बॉडी, या उसकी बॉडी पर भी, है ना। हम जब पेशेंट्स होते हैं, यस प्लीज। सर, पहले इश्यू को बोलेंगे। हमने 2 टेक्निक सीखी हैं, 2 टेक्निक सीखी हैं। कौन कौन सी बताइए मैंने? एक बेसिक और एक फुल। बेसिक में कराटे चॉप पॉइंट एक प्लस वो 8 पॉइंट हम टैपिंग करते हैं, और फुल में क्या करते हैं हम लोग, बताओ मुझे। वो जो जब हम लोग EFT, हाँ ऑल्टरनेट यस, करते हैं, ट्रायंगल वाला क्या बताया था आपने ना, ऑल्टरनेट करते हैं, 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव लेते हैं, वो ट्रायो है, ट्रायो। आप और कहीं शिफ्ट होते जा रहे हैं। सैंडविच। सैंडविच,
वैसा बोलेंगे तो चलेगा? सैंडविच बोल दिया तो मेरे को तो सैंडविच खाने का है फिर। उसको कहते हैं फुल बेसिक रिसाइव, जहां पर हम कराटे चॉप पॉइंट पर 3 बार टैपिंग करने के बाद हम बॉडी में 8 पॉइंट की जगह 12 पॉइंट लेते हैं। 12 पॉइंट के बाद में समझो ब्रेड का एक नीचे पीस तैयार हो गया, उसके बीच में स्टफ डालते हैं ब्रेड के बीच में। समझो मुझे ज्यादा टमाटर वाली अच्छी लगती है, कांदा तो हम खाते नहीं हैं, लोग आलू वाली खाते हैं, पनीर की खाते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज भी सुबह को मैं फ्री था, आया क्लास से, तो मुझसे पूछा आप क्या नाश्ता खाओगे, वैसे मैं रोज फ्रूट खाता हूँ, आज मैं थोड़ा चेंज करूंगा। तो मैंने कहा मुझे बहुत अच्छी लगती है सैंडविच के बीच में टमाटर डाल के। तो उसके बीच में जो स्टफ होता है वो है गैमेट क्रूसियल 9। फिर वापस 12 पॉइंट करते हैं। दिस बिकम्स फुल बेसिक रिसाइव, जहाँ पर जो है बेसिक काम नहीं करता है, वहां पर फुल बेसिक रिसाइव काम करते हैं। और फुल बेसिक रिसाइव में व्हेन यू टैप ऑन द गैमेट क्रूसियल 9 ना, तो दिमाग के दोनों ही हेमिस्फीयर पर काम होता है। वेरी क्रिटिकल इश्यूज, वेरी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड मोस्टली विद द मेंटल, जितने भी हम लेते हैं ना प्रॉब्लम्स मेंटली, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल सिजोफ्रेनिया है, ऑटिज्म है, या तो फिर कितने भी कॉम्प्लिकेटेड मेंटल प्रॉब्लम्स हो, टोटली प्यूरी, या फिर दिमाग पे बहुत ज्यादा सदमा लगा हुआ है ना, आघात है, दिल और दिमाग दोनों पे बात बैठ गई है, उसके लिए हम फुल करते हैं। फुल की प्रोसीजर मुझे बताओ। यस प्लीज, फुल गैमेट की 9 पॉइंट कौन कौन सी होती है बताइए मुझे। ये सब है यहाँ पर, मैं भेजूंगा दीपक भैया आपको। यस प्लीज एनीबडी। अब ये क्लास के शो करा रहा हूँ मैं नए लोगों को कि ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम चल रहा है ये। आपको फुल बेसिक रिसाइव भी पता नहीं है, आप पढ़ते नहीं हैं, आपकी उनकी जो लिटरेचर अवेलेबल है, किसी ने मुझे फोन नहीं किया बलराम भाई मुझे बताओ कहाँ कहाँ से लिटरेचर अवेलेबल है, मैं इसके बारे में ज्यादा जानना चाहती हूँ। हाउ यू कैन प्रोग्रेस, हाउ यू कैन गो अहेड। आपको बेसिक पता ही नहीं है कि फुल क्या होता है। फुल में गैमेट में 9 एक्शंस हम करते हैं। व्हाट आर दोज 9 एक्शंस? यस प्लीज एनीबडी टेल मी। राम भाई मैं बताऊं। हाँ बताओ बताओ। फर्स्ट डिस्टेंस हेड, ये आंखों के इधर, ये बीच में, इधर नाक के नीचे, चिन। नहीं बहन जी, आप जो है ना वो आप बेसिक में चली गई हैं। मैं क्या पूछ रहा हूँ, फुल बेसिक रिसाइप में हम जब गैमेट प्रोसीजर, गैमेट पॉइंट ओके पर टैपिंग करते हैं कॉन्स्टेंटली, आंखों के 6 एक्शन करते हैं और 3 दूसरे एक्शन करते हैं। इसका नाम है 9 गैमेट प्रोसीजर। तो 9 कौन ओके। सी एक्शन हम करते हैं वहां पर? यस नहीं प्लीज मेरे को एनीबडी। यही नो पता है, मुझे यही नो पता है जो कॉलर बोन और ये सब है, क्योंकि मैंने आपका ना पूरा अटेंड नहीं किया था, मैं बाहर चली गई थी। और कोई बोलो जिन्होंने अटेंड किया है गैमेट, जिन्होंने अटेंड किया फुल, एनीबडी प्लीज। सर आइस हाँ आइस का बराबर बोलो आइस। सर गैमेट पॉइंट में करके आइस को रोलिंग करते हैं, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। देखो पहले, हाँ बराबर बोल रही हैं आप। हार्ड राइट डाउन, दोनों आंखों के तारों को नीचे की तरफ ले जाना, दाहिनी तरफ। पहले आंखें बंद जी करके कितने काउंट टैपिंग करते हैं? 7। आंखें खोल के 7 काउंट टैपिंग। फिर राइट राइट हार्ड डाउन, लेफ्ट हार्ड डाउन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन फुल कंटिन्यूसी टैपिंग, फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बाय कंटिन्यूसी टैपिंग। उसके बाद में हमिंग बी साउंड 2 बार बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, या हम बोल सकते हैं वहाँ बाबा वहाँ। उसके बाद में हम इसको लॉजिकली बोलते हैं 1 2 3 4 5, फिर डबल बार हम हमिंग बी साउंड करते हैं। दिस बिकम्स द 9 प्रोसीजर टेक्निक हियर। पहले कराटे चॉप पॉइंट को क्लियर किया 3 बार, उसके बाद में 8 बॉडी के पॉइंट, 4 स्टील टैपिंग, उसके बाद में गैमेट पॉइंट 9, फिर वापस 8 पॉइंट बॉडी पर और 4 पॉइंट नखून पर। दिस इज कॉल्ड द कंप्लीट। ये अपना जो प्रोसीजर है वो बेसिक है, ये फुल है। उसको बेसिक बोलते हैं, इसको फुल बोलते हैं। आया समझ में सभी को? सर इज ये दैट फुल क्लियर? थोड़ा सा टफ है सर, थोड़ा इतना एक बार में समझ में नहीं आता है। हाँ क्या है, फुल टफ इसलिए है क्योंकि आपने न कभी किया है, न कभी पढ़ा है, न कभी समझा है,
न कभी यूज किया है। आप सभी करते हैं घर में, आप करोगे तो आएगा ना, करोगे तो आएगा। देखो फिर से कराता जी हूँ, सर, नॉर्मल तो करते हैं पर ये वाला नहीं किया है एक मैं बार अभी भी। कराता हूँ, अभी कराता हूँ। जी सर। अभी मैं आज के क्लास को लेकर ही कराता हूँ। करड़े चौपन पे आओ सभी, 2-3 जने ओपन करो अपने को, मेरे साथ बोलो। मैं EFT के ट्रेन द ट्रेनर सेशन में बैठा हूँ, सेशन में बैठा हूँ, बैठी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी तक कि मुझे अभी तक EFT की EFT की बेसिक बातें भी बेसिक बातें भी बहुत सारी बहुत सारी न तो पता है, न तो पता है, न मैं जानती हूँ। न मैं जानती हूँ। मुझे ऐसा लगने लगा है मुझे ऐसा लगने लगा है कि मुझे और भी ज्यादा कि मुझे और भी ज्यादा इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। इस पर काम करना पड़ेगा। इस बात को लेकर इस बात को लेकर मैं थोड़ी दुविधा में हूँ, असमंजस की स्थिति में हूँ। असमंजस की स्थिति में फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। ऐसा लगता है ऐसा लगता है इतने सारे क्लासेस, इतने सारे क्लासेस, ट्रेनिंग सेशंस लेने के बावजूद भी लेने के बावजूद मैं अब तक पूरी तरह EFT को समझ नहीं पाई हूँ। EFT को समझ नहीं पाई। I am doubtful how I am going to learn all these. Despite that, I totally and deeply Despite of all, I totally and deeply love and accept myself. EFT ऐसा लगता है EFT ऐसा लगता है कि पूरा एक शास्त्र है, ये पूरा एक शास्त्र है जिसमें मुझे लगातार पढ़ना होगा, समझना होगा और दूसरों को कराना होगा और खुद को करना होगा। और खुद को करना होगा। तभी मैं शायद EFT के जो भी मेरे टॉपिक्स क्लियर नहीं है, जो भी मेरे टॉपिक्स क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से मतलब थोड़ा डाउट रहता है, जिसकी वजह से मुझे डाउट रहता है, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे सवाल, बेसिक सवालों पर भी आकर बेसिक सवालों पर भी आकर हम आकर ठहर से गए हैं। दो चार को छोड़कर रिप्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं। हर विषय सरल तब बनता है जब उसके लिए पढ़ाई की जाए, और उसकी प्रैक्टिस की जाए। कोई भी विषय तब तक डिफिकल्ट होता है जब तक हम दिलो जान से उसकी पढ़ाई नहीं करते हैं। ऐसी जबरदस्त टेक्निक जहां मैं खुद दूसरों के और अपनों के अपने प्रॉब्लम को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मैं अब भी उतनी जानकारी नहीं रखती हूँ जो मुझे होनी चाहिए। I get confused, I get unclear on so many topics of EFT. I need to
I I need need to वर्क मोर ऑन EFT। work work more. more on. मैं वायदा करती हूँ अपने आप से मैं मैं वायदा अपने आप से वायदा करती हूँ कि गैरी क्रेग के कि गैरी क्रेग के EFT ट्यूटोरियल में जाके EFT ट्यूटोरियल में जाकर जहां उसको 5 भागों में बांटा गया है, जहाँ यहाँ उसको उसको 5 भागों में बांटा गया है। हर पार्ट को हर पार्ट को मैं ओपन करके ओपन करके उस पार्ट के हर टॉपिक को उस उस पार्ट के हर टॉपिक टॉपिक को मैं समझूंगी। मैं मैं समझूंगी। समझूंगी। द मोर क्लियरर The more clearer द टॉपिक इज, the topic topic is, द मोर ईजियर the the more more easier easier इट विल बिकम फॉर मी, it will become for come me. for me. मोर एक्सपर्टाइज, More expertise, मोर एक्सपीरियंस more experience विल गेट क्लियर will get clear. ऑल दीज थिंग्स। all these. All these things. लंबी गहरी सांस इस तरह। राइट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो है EFT का डिस्कवरी स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहली चीज डिस्कवरी स्टेटमेंट EFT का क्या है जो को सभी को पता होना चाहिए। व्हाट इज द डिस्कवरी स्टेटमेंट, कहाँ से डिस्कवर किया है गैरी क्रेग ने, ऑन व्हाट बेसिस, व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ EFT, हाउ इट वर्क्स। यस कौन बोलो। मैं उसका नाम भूल गया, रानी का क्या, जिसने कैंसर के लिए अपना वो किया था। डिस्कवरी स्टेटमेंट EFT का क्या है, दिस इज माय क्वेश्चन। व्हाट इज द डिस्कवरी स्टेटमेंट ऑफ EFT। सभी मेरे साथ बोलो। इमोशनल टेक्निक, इमोशनली डर फियर को निकालने के लिए फर्स्ट टाइम उन्होंने जो प्रैक्टिस की थी तो वहां से वो EFT का बर्थ हुआ। मेरे साथ बोलो सभी। जी। एनी इमोशनल ट्रॉमा, Any emotional trauma, any emotional problem, Any any emotional emotional problem, whether it is fear, whether this whether fear, it is fear, grief, 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 guilt, guilt, हाँ, fear, grief, guilt, resentment, resentment, discernment, causes, causes disruption disruption in the body of energy. the body the of body energy. of energy. As a result of that, As a result of that, we suffer we we suffer suffer physically physically with different diseases with different diseases and psychological problems and psychological psychological like depression and anxiety. like depression and anxiety. अभी हिंदी में बताता हूँ आपको याद करने के हिसाब से। मेरे शरीर में कोई भी रोग है, मेरे शरीर में कोई भी मेरे रोग शरीर में कोई भी रोग है, मेरे शरीर में कोई भी दर्द है, मेरे शरीर में कोई भी दर्द है, मैं बार बार इमोशनली आउटबर्स्ट हो जाता हूँ, मैं बार बार इमोशनली आउटबर्स्ट होती हूँ, उसका कारण इमोशनल ट्रॉमास हैं इमोशनल ट्रॉमा है जो मेरे बॉडी में, जो मेरी बॉडी में ऊर्जा के शरीर में ऊर्जा के शरीर में ऊर्जा को ब्लॉक करते हैं, ऊर्जा को ब्लॉक करते हैं, ऊर्जा को ब्लॉक और करते हैं प्रॉब्लम्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, और प्रॉब्लम्स को चाहे वो शारीरिक हैं करते हैं, या चाहे वो मानसिक है शारीरिक है या फिर इमोशनल है। मानसिक है, इमोशनल है। इमोशनल है। राइट, ये उसका डिस्कवरी स्टेटमेंट है कि कहाँ से प्रॉब्लम आता है हमारे बॉडी में, और फिर हम टैप आउट करके उन इमोशंस में जाते हैं, इवेंट्स में जाते हैं। राइट, अभी अगला सवाल जो है ना कि हम नेगेटिव ही क्यों बोलते हैं, व्हाई वी से नेगेटिव, व्हाई वी से नेगेटिव। यस सर प्लीज। बॉडी को जब हम एक्सेप्ट आपको मुझे वहां ले चलना है। कहीं जाने के काबिल नहीं हूं, यहाँ पे बैठ के। सर Yes, जब हम please. एक्सेप्ट करते हैं कि मैं स्वीकार करता हूँ, तो तब जैसे हम डॉक्टर को पूरी प्रॉब्लम्स बताते हैं, ऐसे ही नेगेटिव इशू पूरा जो जो हो रहा है वो हम बताते हैं। नहीं, सारे माइंड पावर के ट्रेनर्स कहते हैं कि पॉजिटिव बोलो,
सकारात्मक का बोलो। ईएफटी में नेगेटिव क्यों बोलते हैं हम लोग? सबकॉन्शियस माइंड सर एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप दुखी हैं और बोलेंगे मैं सुखी हूँ तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको कहीं जख्म लगा है, आप पहले उसको डिटॉल से कपास लेके उसको साफ करोगे ताकि वहाँ कुछ जर्म्स ना हो, वहाँ कुछ डर्ट ना हो। उसके बाद हम उसको ऑइंटमेंट लगा के उसको पट्टी लगाते हैं ताकि वो हील हो सके, राइट। अगर आप डायरेक्टली पॉजिटिव में टैपिंग करोगे तो आपका वो जो इमोशन क्रिएट, वो जो ब्लॉकेजेस क्रिएट हुआ है, कौन से इमोशन से क्रिएट हुआ, वो नेगेटिव होते हैं, राइट। तो जब तक हम उन इवेंट्स में जाके नेगेटिव को बोल के टैप नहीं करेंगे तो वो एनर्जी ब्लॉक नहीं होगी। और हम क्या ईएफटी से बीमारी को ठीक कर सकते हैं क्या? टेल मी, कैन वी करेक्ट एनी डिजीज विद द हेल्प ऑफ ईएफटी? यस प्लीज। जी बोलो, और कोई आंसर बताओ। जी तो गलत आंसर है। नहीं, पहले हम बोलते हैं कि हमको तकलीफ है ईएफटी में, फिर बाद में उसके बाद नेक्स्ट में ये बोलते हैं कि हाँ मेरी तकलीफ ठीक होती जा रही है। वो पॉजिटिव है, वो लेवल नीचे आने के बाद में। देखो, पहले हम बोलते हैं ना मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हम किसी भी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते ईएफटी से। सिर्फ हमारे शरीर में जो एनर्जी इम्बैलेंस है, जो एनर्जी ब्लॉक है, उसको हम खोलते हैं और बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। गॉट माय पॉइंट? we never ever can correct the disease, we simply correct the energy imbalance. EFT क्या है, मेडिटेशन क्या है, प्राणायाम क्या है, एक्यूप्रेशर क्या है, रेकी क्या है, प्राणिक हीलिंग क्या है, we simply balance the energy। और जैसे एनर्जी बैलेंस हो जाती है तो ऑटोमेटिकली, देखिए वो जो मैंने आपको इस पर भी मेडिटेशन कराई है, स्पिरिचुअल रियलिटी। देखो, जो हमारे अंदर ऊर्जा का अभाव होता है ना, हम बीमार पड़ जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। मेडिटेशन से वही ऊर्जा जो हम नींद में लेते हैं, कम मात्रा में ले पाते हैं, लेकिन मेडिटेशन में कई ज्यादा मात्रा में ले पाते हैं। इसलिए मेडिटेशन से क्या हीलिंग होता है। जितनी ज्यादा ऊर्जा बॉडी में कमी होती है, उतना ज्यादा व्यक्ति डिस्टर्ब रहता है, रेस्टलेस रहता है। जितनी ज्यादा ऊर्जा हम लेते हैं ना मेडिटेशन से, तो ऑटोमेटिकली आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो ऊर्जा से अगर हम संपन्न हैं, मतलब पॉजिटिव से संपन्न है। जितनी भी नेगेटिविटी हमारे अंदर आई है या है ना, इट इज बिकॉज द लैक ऑफ एनर्जी इन द बॉडी ऑफ एनर्जी। गेट माय पॉइंट? तो ईएफटी हम बीमारियों को दूर नहीं करते हैं, हम सिर्फ बॉडी की एनर्जी को बैलेंस करते हैं, राइट। अब अगला सवाल जो है वो है एस्पेक्ट्स क्या हैं। व्हाट आर द एस्पेक्ट्स इन ईएफटी? एस्पेक्ट्स इसको बोलते हैं। अभी मेरा इशू क्या है, मुझे कोई प्यार नहीं करता। मेरा इशू क्या है, मुझे रात को कई दिनों से नींद नहीं आ रही है। मेरा इशू क्या है कि मेरा मुरली सुनने का मन ही नहीं करता है। मेरा इशू क्या है, मैं मेडिटेशन कर ही नहीं पाती हूँ। मेरा इशू क्या है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, राइट। तो ये जो है हम स्टेटमेंट जो बोलते हैं, देखो अभी कोई भी है ना, सवाल यहाँ पर मत डालो प्लीज, मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा है वहां पर, and I'm lacking that, I'm losing the track of my explanation। प्लीज कोई भी अपनी बात यहाँ अभी मत लिखो। आपको पूछना है तो मैं थोड़ा समय दूंगा आखिरी में। आप यहाँ पर मैसेज डालते हैं ना, मैं जब मैसेज पढ़ने जाता हूँ तो मेरे से बात दिमाग से निकल जाती है एंड माय लिंक गेट्स ब्रोकन। मेरी जो लय जो चल रही है ना, हाँ। और सवाल के इरेलेवेंट सवाल डाल रहे हैं ना, रिलेवेंट सवाल डालें तो आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई यहाँ क्लैरिफिकेशन चाहिए। यस प्लीज टेल मी, बताइए मुझे। अभी देखो जो मुझे आज सिखाने का है ना, वो तो अभी बहुत दूर है, वो तो बहुत दूर है। अभी मैं दो बहुत ही फंडामेंटल चीजें सिखाने वाला था, चेजिंग द पेन, और दूसरा बताने वाला था मैं आज आपको ना कि पीस प्रोसीजर टेक्निक। जिंदगी के कितने भी दर्द हैं, कितने भी पुराने हैं, जिंदगी पूरी हेल्पलेस होपलेस बनी पड़ी है। जिंदगी ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, बद से बदतर होती चली जा रही है जिंदगी, और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं उसके बारे में आज मैं कराऊंगा जल्दी। तो सबसे पहले मुझे ना बताओ एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स इन ईएफटी? बोलो सर। एस्पेक्ट्स मतलब हमारी प्रॉब्लम तो इशू हो सकता है, एस्पेक्ट भी प्रॉब्लम हो सकता है। एस्पेक्ट क्या है, इशू और एस्पेक्ट में क्या फर्क है?
एस्पेक्ट्स उस इशू के छोटे छोटे टुकड़े हैं। हाँ, जैसे अगर बराबर। मुझे नींद नहीं आ रही है, वो मेरा इशू अगर मैं लेती हूँ और मैं जब हाँ। टैपिंग करना स्टार्ट करती हूँ, तो हो सकता है मेरे अंदर से आवाज आएगी कि एक दिन मेरे को मेरी वाइफ के साथ में या मेरे हस्बैंड के साथ में कुछ ऐसा झगड़ा हो गया था, तो वहां अगर मेरा एस्पेक्ट ध्यान जा रहा है तो वो मेरा एक एस्पेक्ट हो गया। हो सकता है वो उभर रिलेटेड हो मेरे नींद नहीं आने से। नहीं, वो एस्पेक्ट जो है ना, वो इशू का एक अंग है, जिसको अगर आप टैप आउट नहीं करोगे तो आपका ईएफटी आपका काम नहीं करेगा। टेबल टॉपिक प्रॉब्लम है, कई सारे लैग्स हैं उसके। लैग्स आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दैट इशू। जैसे मैंने बताया था ना, गर्दन का दर्द 22 साल से नहीं जा रहा है। अगर ग्लोबली करें हम, गर्दन का दर्द पिछले 22 साल से उतर नहीं रहा है, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। पूरी जिंदगी टैपिंग करते रहो, ग्लोबल इशू ऊपर उस जनरली फायदा नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको उस एक्सीडेंट को लेकर किससे नाराजगी है? पत्नी से, टैपिंग करो। नाराजगी किससे? पुलिस वाले से, और एक एस्पेक्ट निकल कर आया। बराबर। उसके बाद जब एक्सीडेंट हुआ तो उसका जो 5 सेंसेस हैं, स्क्रीमिंग, लोगों के चिल्लाने की आवाज, कांच टूटे, ब्लड को देखा आपने, या फिर टायर के सीडिंग, टायर्स की सुगंध आपने उस समय देखी। तो जो बातें आपको डिस्टर्ब करती हैं उस एक्सीडेंट को लेकर, दे आर द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द इशू। उसको लेकर टैपिंग करना पड़ता है। तो टैपिंग की लेवल पहले 10 थी, 22 साल का दर्द, अब लेवल 3 पे आई है। अभी मतलब कुछ ना कुछ रहा हुआ है, पूरा पेन जा नहीं सकता है, मीन समथिंग इज लेफ्ट ओवर। उसका कोई ना कोई एस्पेक्ट गर्दन के दर्द का रहा हुआ है। वो एस्पेक्ट कहा कि और कुछ याद आ रहा है, तो उन्होंने कहा और एक एक्सीडेंट याद आ रहा है। उसमें क्या हुआ था, मैं अपनी बेटी को गाड़ी चलाने के लिए कहा था, बेटी एलिजिबल नहीं थी, बेटी ने गाड़ी चलाई एंड वी मेट विद एन एक्सीडेंट। तो जब उसको लेकर आपको क्या है, गिल्ट फीलिंग है, तो जैसे ही गिल्ट फीलिंग को लेकर टैपिंग कराया गया ना, तो उसका पूरा का पूरा गर्दन का दर्द 22 साल पुराना चला गया, क्योंकि ऑल द एस्पेक्ट्स वेर क्लियर्ड इन द सेम सिटिंग। तो एस्पेक्ट क्या है, उभर कर आते हैं। उस इश्यू के कुछ ऐसे टुकड़े हैं जिसको आप क्लियर नहीं करोगे तो आपकी इंटेंसिटी सफरिंग की 0 नहीं हो सकती है। व्हाट माय पॉइंट? समझ आया सभी को? सर एस्पेक्ट क्या ऐसे होता बोल है? सकते हैं, प्रॉब्लम से जुड़ी हुई कुछ यादें जो बीत चुकी है, जो हमारा प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स दैट कैन बी द मेमोरीज, डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज हो सकती हैं, राइट। डिफरेंट इमोशंस हो सकते हैं, डिफरेंट इवेंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट मेमोरीज हो सकती हैं, राइट। उसके बाद में जो आता है, जो अगर समझो ईएफटी काम नहीं कर रही है, तो यहाँ कराटे पॉइंट पे हम क्या चेंज करते हैं? व्हाट वी चेंज? भले आप टैपिंग यहीं पर ही कर रहे हैं, शोर पॉइंट पे कर रहे हैं, कहीं भी टैपिंग कर रहे हैं, व्हाट इज नीडेड टू बी चेंज? साइकोलॉजिकल रिवर्सल, पीआर। पीआर पॉइंट है, वो चीज उधर तो ठीक तो हो रही है, फिर वापस आ जाती है। साइकोलॉजिकल रिवर्सल मतलब मेरी बीमारी उतर तो रही है, फिर से आ रही है वापस। मतलब आई हैव नॉट क्लियर द कोर इश्यूज, आई हैव नॉट क्लियर द सर्टेन रिमेनिंग एस्पेक्ट्स इन द इशू। ये क्या करते हैं कराटे चौक पॉइंट पर? सर कराटे चौक पॉइंट में हम लोग ये बोलते हैं कि हालांकि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कॉन्फिडेंट होना स्वीकार करती हूँ। इस नहीं, तरह वो तो से आपकी हम बात चेंज बराबर करते है, हैं। लेकिन आप जो भी बोल रहे हैं उसका असर नहीं हो रहा है। तो कराटे चौक पॉइंट पर जो आपका जो सेटअप स्टेटमेंट है, उसको क्या करना चाहिए? चेंज करना चाहिए, आवाज को बढ़ा के बोलना चाहिए, ज्यादा फोकस करके बोलना चाहिए, तब वो काम करता। हम कैसे, जैसे मैं आपको कोई बात बोलने जा रहा हूँ, आप नहीं समझ रही हैं, 10 बार बोला फिर नहीं समझ रही हैं। अगर मैंने थोड़ा चिल्ला के बोला, क्या समझती है तुम अपने आप को? 10 बार बोलने पर समझता नहीं तुम्हारे को, तो क्या होगा? वो बात आप जल्दी समझने लगेंगी। एम आई राइट? तो यहाँ पर हम समझो बोल रहे हैं ना कि मैं चाहते हुए भी अपने इस संबंध में कड़वाहट को मिटा नहीं पा रहा हूँ, मधुरता को देख नहीं पा रहा हूँ, फिर भी अपना आपसे प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, राइट। इसकी जगह पर अगर हम इसको थोड़ा फोकस करके बोलें, मेरी सारी मेहनत, मेरी सारी की सारी एफर्ट्स इस संबंध में, जो मिठास को मैं लाना चाहता हूँ, क्या कुछ नहीं किया है मैंने, कितना कुछ सहन नहीं किया है, कितना कुछ मैंने सहयोग नहीं किया है, लेकिन काश मेरी तकदीर में वो रिलेशन लिखा होता है जिसको मैं चाहती हूँ। तो थोड़ा अपने एम्फेसिस किया, थोड़ा फोकस किया, थोड़ा आवाज को बढ़ाया, तो आपकी फीलिंग जो है ना ज्यादा जनरेट होगी। तो कराटे चौक पॉइंट पर कई बार हम स्टेटमेंट को
अलग तरह से चेंज करते हैं, फोकस करके बोलते हैं ताकि हमारे इमोशंस क्रिएट हो जाए, तो EFT वहां पर भी ज्यादा काम करती है। चलें आगे, किसी कुछ पूछना अभी? नाउ प्लीज, जिन्होंने भी हाथ ऊपर उठाया तो बोलिए, तो मैं आज की चीज सिखाने जा रहा हूँ, पौना घंटा भी है हमारे पास में। यस प्लीज, एनीबॉडी कैन आस्क एनी मेरा एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर मेरे ब्रदर को ना डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो मैंने 2-3 दिन उसके लिए EFT किया, तो उसको नींद तो आ रही है, पहले नींद ही नहीं आती थी, अब उसको नींद आ रही है, बट मॉर्निंग में वो जब उठता है तो उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। हाँ तो उसको लेके टैपिंग करो। टैपिंग जब करते हैं ना उनके लिए, तो उसके सामने जो सरफेस पर उभर कर आता है, अभी देखो उनको नींद आने लगी है, एनर्जी चेंज हो रही है, EFT काम कर रहा है, उनको शरीर में वाइब्रेशन आते हैं, आ रहे हैं, 3 बातें होती हैं। हम EFT जब इसलिए कर रहे हैं ना, तो हमको सामने वाले को क्या पूछना चाहिए? बहुत सुंदर सवाल किया आपने। हम जब EFT किसी लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, तो EFT का जो है ना एक मतलब राउंड किया, अगर नहीं ठीक होता है 10-10 राउंड करो, 10 राउंड करो, एक इश्यू को लेकर 10 राउंड टैपिंग करने की, क्योंकि अगर नहीं लेवल कम हो रही तो, राइट। अब मेरा सवाल क्या है, टैपिंग करने के बाद आपको 3 बातें में चेंज आती हैं, जहां पे आपको पेशेंट को, क्लाइंट को पूछना होता है, अपने आप को पूछना होता है। कौन सी 3 बातें हैं? व्हाट 3 चेंजेस यू फाइंड चेंज आफ्टर द EFT राउंड? यस प्लीज बताओ मुझे। सर सबसे पहले तो उनसे ये पूछनी है कि अब जो है फ्रीक्वेंसी डाउन हुई कि नहीं। फ्रीक्वेंसी डाउन हुई कि नहीं? कई लोग क्या बोलते हैं कि मुझे पता नहीं है कितनी हो रही, पर ये इतना मेरे को बोलते हैं लोग कि थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग बेटर नाउ, आई एम फीलिंग रिलैक्स नाउ, इट मीन एनर्जी चेंज। देखो पहली बात पूछना चाहिए कि आपके शरीर में कहाँ वाइब्रेशन आ रहा है, पेट में, चेस्ट में, सर में, थ्रोट में, वेयर आर द वाइब्रेशन इन द बॉडी ऑफ फीलिंग। नंबर 2, कौन सा इमोशन ऊपर आ रहा है? समझो आपने चिंता को लेकर किया तो दुख की फीलिंग आ सकती है, आपने भय का किया है तो सैडनेस की फीलिंग आ सकती है। और तीसरा सवाल क्या पूछना है बताओ? पहले फिजिकल सेंसेशन कहाँ पर है, दूसरा इमोशन कौन सा शिफ्ट हुआ है या अपकमिंग आया है, और तीसरा क्या पूछना है उस व्यक्ति से या अपने आप से पूछना है कि मुझे क्या याद आ रहा है, व्हाट इवेंट आई एम नाउ एबल टू रिमेम्बर आफ्टर दिस EFT। तो 3 चीजों पर तरफ ध्यान रखो। पहला फिजिकल सेंसेशन, इसको मेरे को आज कराने का था, लेकिन आज मैं शायद नहीं करा पाऊंगा, चेजिंग द पेन। कई बार हम अपने दर्द को चेज करते करते, पीछा करते करते ना इमोशनल प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। बॉडी में रिफ्लेक्शन अलग होता है, वो दर्द शिफ्ट होकर कहाँ से कहाँ जाता है, मैं अगले बार कराऊंगा ये। तो अभी ये बात 3 बात ध्यान में रखो, बहुत अच्छे से याद करके रखो कि आपको EFT का पहला राउंड लेने के बाद में what are the changes in my body, what are the emotions coming up, what are the events I'm remembering, right? अभी आज हम जो चल रहे हैं, आज का टॉपिक जो मैं ले रहा हूँ वो है पीस प्रोसीजर टेक्निक। पीस प्रोसीजर टेक्निक। देखिए यूनिवर्स क्या चाहता है, यूनिवर्स माइंड पावर क्या कहता है कि नो मैटर व्हाट, बाबा भी क्या बोलते हैं कि बच्चे हमेशा खुश रहो। आज भी मूली में निकला ना, चाहे चाहे परिस्थिति अनुकूल नहीं है, चाहे चारों तरफ बहुत ही भयंकर वातावरण है, माया का प्रकोप मेरे सामने आ रहा है, फिर भी हम अपनी खुशी को, अपनी स्थिरता को छोड़ना नहीं है। तो ये लोग माइंड पावर क्या बोलते हैं, यूनिवर्स वांट्स यू टू बी एट ग्रेटर पीस। यूनिवर्स, भगवान क्या चाहता है कि आप हमेशा शांत रहो। हमारे बाबा बोलते हैं कि बच्चे सदा खुश रहो, सदा अक्सर एम्फसाइज करते हैं। तो आज जो टेक्निक में सिखाने जा रहा हूँ उसका नाम है पीस प्रोसीजर टेक्निक। क्या नाम है इसका बताओ? पीस प्रोसीजर टेक्निक। तो आज ये सेशन खत्म होने के बाद आप कोई भी एक नोटबुक लो, जिंदगी में 50, 100, 150 या 200 बातें ढूंढ ढूंढ कर निकालो। बचपन में मैं गरीब था, मैं कभी वो कपड़े नहीं पहन सका जो मैं चाहता था, इस बात का अरमान है मुझे। जब मेरे दोस्त, मेरे क्लासमेट्स अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनकर आते थे, लेकिन मैं वही पुरानी ड्रेस पहनकर जाता था। तो ये जो है ना, ये भी एक डिस्ट्रेसिंग मेमोरी है, जहाँ पर अपने आप को आपने थोड़ा लो फील किया है, या थोड़ा थोड़ा आपने अपने को कंफर्ट फील नहीं किया, तो ये भी एक इशू हो सकता है। माई चाइल्डहुड वेयर आई कुड नॉट गेट ऑल द comforts ऑफ माई लाइफ, या ज़रूरतों को मैं पूरा नहीं कर सका, या
बचपन में मेरे टीचर ने हमेशा मुझे बुद्धू कहकर चिल्लाया। मेरे घर वाले हमेशा ही मेरी बहन से मेरी कंपैरिजन करते थे कि तू मोटी है, वो पतली है, तू गोरी, वो तू काली है, वो गोरी है, तेरी शादी जल्दी नहीं हो सकती। हर वो बात जिसने आपको डिस्ट्रेसिंग मेमोरी है ना, उसको लिखो। मे बी 50 अगर हार्ड पड़ता लिखना, बट राइट डाउन एवरी सिंगल थिंग वेर यू फेल्ट डिस्ट्रेसिंग। ये वो मेमोरीज है ना, तो इसको आप है ना क्या करना है, आपको इसको लिखना है। पीस प्रेजेंट टेक्निक में आप एक कागज लो या नोटबुक लो, उसमें सब लिखो कि आपके लाइफ के क्या क्या इश्यूज हैं, माँ बाप के साथ में, भाई बहन के साथ में, स्कूल में, साथियों के साथ में, पति के साथ में, बच्चों के साथ में, सास के साथ में, बहू के साथ में, जो भी हमारे रिलेशनशिप है, शरीर की पीड़ा है, मन की पीड़ा है, भावनाओं का अस्थिरता है, ये सभी पॉइंट आप लिखो कॉपी पे। और रोज कम से कम एक बात को लेकर आप टैपिंग करो। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, आप क्या लिख सकते हैं कि आज भी इतने साल मैं ज्ञान में चल रहा हूँ, लेकिन कोल्हू के बैल की तरह मैं वहीं की वहीं खड़ा हूँ। चल तो रहा हूँ मैं, लेकिन किसी मंजिल तक मैं पहुंचा नहीं हूँ, मैं प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तीव्र पुरुषार्थी नहीं बन सका हूँ। आज भी जो सुख मुझे एक बल एक भरोसे में परमात्मा से मिलना चाहिए, मैं आज भी उसको अपना सच्चा साथी नहीं बना पाया हूँ। मेरा जो डिस्ट्रैक्शन है, मेरा जो अट्रैक्शन है, जैसे आप आज बाबा ने क्या बताया मुरली में कि चाहिए चाहिए को अपने डिक्शनरी से निकाल दो। किसे सुनी है मुरली आज की, बताओ, याद आया कि नहीं? वांटिंग ब्राह्मण की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। मुझे चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मेरी बीवी मुझसे ऐसा व्यवहार करे, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा मेरी बात माने, मैं चाहती हूँ ये जितना भी बाबा ने आज की मुरली, अब लीना आपने सुनी है मुरली आज की, नहीं सुनी है ना? आज बहुत अच्छी मुरली है। सारा सुनिए बाबा ने भाई जी। झाड़ हाँ, का, सारा बाबा ने झाड़ का, तने का सब डिटेल बताया है कि हम कहाँ हैं कल्प वृक्ष के झाड़ में, बताओ सुनिए तो, हम कहाँ बैठे हैं? जड़ों में। जड़ में मतलब कहाँ पर? मतलब जो हमारा तना है उसके नीचे, फाउंडेशन। बराबर। और तने में हम आते हैं कि तने में आते हैं कि नहीं हम? देवी देवता, हाँ आते वेरी हैं हम वेरी लोग करेक्ट देवी यू आर। देवता। तने में कब आते हैं? हमारा पार्ट तने देवी में भी है, देवता कब आते हैं तने में? सत्युग त्रेता तने में में, कब आते जब हैं? देवी देवता सत्युग त्रेता। यस, वेरी करेक्ट यू आर, वेरी करेक्ट यू आर, वेरी करेक्ट। तो बाबा ने आज बताया है कि 10 बार अंडरलाइन करो, मुझे बदलना है, मुझे अच्छा बनना है, मुझे बाप समान बनना है। अगर मेरा प्यार है ब्रह्मा बाबा से नहीं है तो आप तीव्र पुरुषार्थी नहीं बन सकते। ब्राह्मण का लक्ष्य है फरिश्ता बनना। जब तक फरिश्ता नहीं बनोगे देवता नहीं बन सकते। तो बाबा ने बहुत एम्फसाइज किया है कि 10 बार अंडरलाइन करो कि मुझे बदलना है, मुझे अपने आप को ऊपर उठाना है। परिस्थिति नहीं बदलेगी, लोग नहीं बदलेंगे, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस हो सकता है कि हर दिन मेरे सामने नया रूप लेकर आए, लेकिन मुझे क्या करना है? सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर जाना है। हर बात में मुझे अपने आप को अपलिफ्ट करते जाना है। मैं 32 सालों से, मैं, मेरा सेंटर दूर है यहाँ से 10 किलोमीटर, मैं कभी नहीं जाता था सेंटर पर, लेकिन जब से मैंने देखा है कि चारों तरफ परिस्थितियां विकराल होती चली जा रही हैं, सबका हिसाब किताब पूरा करने का समय है, तो मैंने ना एक सेंटेंस पढ़ा कि दृढ़ संकल्प वाले का साथी बाप है। अगर आपके संकल्प में दृढ़ता है ना, तो भगवान आपका साथी बनता है। आज 12वां दिन है, मैंने संकल्प लिया कि मैं रोज जाके सेंटर पे मुरली सुनूंगा। और मुरली का समय कितने बजे होता है बताइए? मुरली का समय सेंटर पे कितने बजे होता है? ये शनि बड़ी बोलो जो रोज जाते हैं। 7 बजे 7। रीना, आप जाते हैं सेंटर पे डेली? यस भाई जी, डेली जाती कितने हूँ। बजे मुरली सेंटर का टाइम कितने बजे का होता है? 7। नहीं, सेंटर का टाइम कितने बजे का होता है? हमारे यहाँ तो जल्दी हो रहा है, अभी 6:45 पे हो जाता है, लेकिन मैं 7 को पहुँचती हूँ। 6:40 पे क्या मुरली चालू होती है? हाँ। इज दैट द राइट टाइम फॉर रीचिंग द सेंटर? नहीं, हमें पहले पहुँचना चाहिए मुरली के। आधा घंटे का समय होता है योग के लिए। मुरली के आधा घंटा पहले योग शुरू होता है और 7 बजे हमारे साथ मुरली चलती है। मैंने संकल्प लिया है कि मैं यहाँ से 6 बजे निकलता हूँ, 6:10 को, 6 से 10 के बीच में,
और 6:30 बजे मैं सेंटर पे सबसे पहले घंटी बजाता हूँ अंदर एंट्री होने के लिए। और मैंने दृढ़ संकल्प किया है कि आज के बाद मैं पहले 21 दिन तक रोज इस नियम को पालन करूंगा, फिर 21 दिन में मेरा संस्कार बनेगा, 3 महीने तक पालन करूंगा तो ये मेरा लाइफ स्टाइल बन जाएगा। और मैंने देखा कि 12वें दिन के बाद में मुझे इतना ज्यादा, मेरे कल फैक्ट्री में मेरी सुपरवाइजर बता रही थी कि सर आप रोज बोलते हैं मैं इतना दूर जाके आया हूँ सांताक्रूज से, फैक्ट्री भी टाइम पे आ जाते हैं और आपके चेहरे पे पूरा दिन थकान नहीं रहती है, आप तो और ज्यादा रिफ्रेशिंग रखते हैं और ज्यादा एनर्जेटिक लगते हैं। मैंने कहा देखो सुबह में अगर सेंटर पे टाइम पे जाता हूँ, योग करता हूँ, आधा घंटे का योग वहाँ डेली करता हूँ, जल्दी मैं निश्चित ही जल्दी नहाऊंगा, उठते तो जल्दी हैं ही हम, तो सुबह की ताजी हवा, बाहर निकले। आपने बहुत अच्छा काम किया और आपने मुरली सेंटर पे अमृत वेले का समय जो होता है वो राइट टाइम होता है सत्संग सुनने का, शाम का मुरली ट्यूशन माना जाता है। मैंने देखा कि आज 12वां दिन है, मेरे को आई फील वेरी एनर्जेटिक और मुझे कोई थकान कुछ नहीं लगता है। आधे घंटे का वातावरण सेंटर पे जाके मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ ताकि दूसरे आने वाले उस वातावरण का लाभ ले सके मुरली सुनने के समय। और सभी क्या करते हैं, मुरली जैसे चालू होती है ग्राफ ऊपर जाता है, मुरली पूरी होने को आती है, फुल क्लास भर जाता है। दैट इज नॉट, इसका मतलब हमको ब्रह्मा बाबा से प्यार है तो क्या भगवान आया है मुरली सुनाने के लिए, हमको उनसे प्यार है तो हम क्यों नहीं टाइम पर पहुंचते हैं। तो प्लीज बात का सभी ध्यान रखो, द मोर रेगुलर यू आर, द मोर डिसिप्लिन यू आर, द मोर टाइमली यू आर, द मोर लव बाबा विल गिव यू, द मोर सपोर्ट। 1000 भुजाओं वाला साथी आपका तत्पर है आपको मदद करने के, बशर्ते हम पहला कदम आगे बढ़ाएं, हिम्मत का, मदद का, उसके वो 1000 कदम चलने को तैयार है। यस, तो आज हम चल रहे हैं अग्नि टेक्निक की तरफ, उसका नाम है पीस प्रोसीड टेक्निक। आप जिंदगी के जितने भी इश्यूज हैं ना वो लिखो, वो 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। रोज एक इश्यू को लो और उसको लेकर टैपिंग करो एंड सी टू दैट इट बिकम जीरो। जब तक जीरो नहीं होता उसके एस्पेक्ट निकल कर आएंगे। आप अगर नहीं आपको लग रहा है कि बदलाव आ रहा है तो 10 राउंड्स आप नेगेटिव के कर सकते हैं बॉडी के ऊपर, 10 राउंड्स यू कैन गो फॉर नेगेटिव। समझ आया? तो अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे। देखो हर रोज बाबा क्या कहता है, सोने के पहले क्या करना चाहिए, बोलो प्लीज। सोने के पहले क्या करना चाहिए? सुबह शाम योग, रात्रि योग। सोने के पहले योग थोड़ी करना चाहिए, सोने के पहले तो बाबा को गुड नाइट बोला जाता है, नुमा शाम का योग है वो। मैं बाबा को अपना पूरा पोतामेल देके सोना है, बराबर। अगर आप बाबा को पोतामेल देने के समय अगर टैपिंग करते रहोगे ना, या आपका बच्चा है ना, आपका बच्चा, आप बच्चे को पूछो ऐसे ऐसे उसके साथ लेटे हैं आप, बोलो बेटा आपका दिन कैसा रहा, बोलो कौन सी अच्छी बात हुई, कौन सी नेगेटिव बात आपकी जिंदगी में आई है इस वक्त, बताओ मेरे को। और टैपिंग करते जाओ बच्चे से, आप देखोगे ना कि बच्चा अगर पॉजिटिव ही बोल रहा है ना कि आज मेरे को पापा ने बहुत प्यार किया, राइट, ऐसा आप टैपिंग करते उसको करा रहे हैं, तो प्यार के नीचे जब भी कभी उसका जो गुस्सा होता है ना पिता का, वो भी उसके नीचे जो है ना EFT से क्लियर हो जाता है। तो आज के बाद में जब पोतामेल देते हैं ना, या आज के दिन क्या हुआ, अभी हम क्या कर रहे हैं, आज तो भी पूरा दिन नहीं हुआ है, हम क्या करेंगे, कल जो मेरे साथ हुआ है मैं अपना कर रहा हूँ, अपना बोल रहा हूँ मैं, आप अपना अपना बोलते जाओगे, कल का दिन आपका कैसा रहा। हम टैपिंग शुरू करते हैं, जिसको हम कहते हैं EFT फॉर पीस प्रोसीजर टेक्निक। हर दिन बातें आएगी, समस्याएं आएगी, दुविधाएं आएगी, चैलेंजेस आते रहेंगे। कई बार हमारा अपना स्वभाव संस्कार कभी और किसी का स्वभाव संस्कार टकराता रहेगा, वातावरण भारी हो जाता है कई बार, या हमारे सामने जो है कई बार अपना ही पुराना संस्कार उभर उभर कर आगे आता है। तो हर रोज आप क्या करो, टैपिंग करते हो। अभी हम चालू करते हैं टैपिंग। पानी पियो सभी, पानी पियो। पहले हम जो हैं पॉजिटिव से नेगेटिव से शुरू करेंगे। जो मेरी जिंदगी में कल वैसा नहीं हुआ जो मैं चाहता था, अब इसका नाम क्या रखोगे पीस प्रोसीजर टेक्निक में, क्या रखोगे इसका नाम, बोलो कौन सी पॉइंट रहेगी, ये कौन सा इश्यू रहेगा, ये बताओ। कराटे पॉइंट। नहीं वो तो सभी पॉइंट पे करना है, कराटे पे करना है, 8 बॉडी के पॉइंट पर भी करना है। ओके, क्या कहेंगे इसको, यस प्लीज बताओ मुझे। लीना बता सकती है व्हाट नेम वी कैन गिव, पोतामेल नाम दे सकते हैं। हाँ, इसे जो कल की सीन को मूवी, सपोज कल की मूवी को नाम देखो देना। कल की बात
अगर पिछला 1 घंटा बहुत ज्यादा या सुबह 4 घंटे से आपकी हालत इस वक्त बहुत नाजुक हुई पड़ी है, यू आर वेरी मच अपसेट, रेस्टलेस, डिप्रेटेड, लॉस्ट, एग्जॉस्टेड, तो है ना, कल के दिन को लेकर सभी टैपिंग करो वो बातें पहले जो आपके लाइफ में नेगेटिव हुई है, राइट? सर अगर माइंड नेगेटिव, क्लीनिंग बोल सकते हैं क्या? हाँ, माइंड क्लीनिंग, माइंड का क्लीन करेंगे। ऑफ कोर्स ईएफटी जो है वो मन को शांत करती है, और पीस प्रोसीजर टेक्निक में हम क्या करते हैं, टैपिंग करते 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 उस इश्यू को ले रहे हैं। इश्यू रोज का क्या है कि हमारी अवस्था, बाबा ने क्या क्या कहा है कि हम रुद्रमाला के मणके तो बने हैं, लेकिन विष्णु माला के मणके अभी नहीं बने हैं। क्यों नहीं बने हैं बताओ? रुद्रमाला के मणके तो बन चुके हैं सब, लेकिन विष्णु की माला अभी तक नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी है बताओ मुझे? क्योंकि मणके, ब्राह्मणों की अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है, राइट? इसलिए हम विष्णु की माला के मणके नहीं बने अभी तक, जगह खाली है, कोई भी जगह ऑक्युपाई कर सकता है। सारे दैवी गुण नहीं धारण करें भाई। हाँ, जैसा आपने आज, दैवी जैसा आज गुण बाबा ने क्या बोला है कि हर हालात में क्या करना है, फरिश्ता बनना ही होगा। देवता बनना है तो फरिश्ता मतलब 3 बातें आज बाबा ने बताई हैं। फरिश्ता मतलब 3 बातों से हमको अपने आप को उठाना होगा ऊपर, उपराम करना होगा। वो कौन कौन सी 3 बातें बताओ, कोई भी, एनीबॉडी? बोलो। ओम शांति भाई जी। हाँ ओम शांति, बोलो। हाँ जी, देह से और देह के संबंधों से और पुराने स्वभाव संस्कार से। हाँ, पहले देह से, देह के साथ संबंध आ गए, उसमें आ गया। पुरानी देह से, पुरानी दुनिया से और पुराने संस्कारों से हमको अपने आप को मुक्त करना होगा, तभी हम फरिश्ता बनेंगे। फरिश्ता नहीं बने, देवता बन ही नहीं सकते। तो आपने सही बोला है, लेकिन देह के साथ देह के संबंध आ गए। देह है तो वहाँ देह के संबंध, वैभव, व्यक्तियां, वस्तुएं सब जुड़े हुए हैं। तो चलो अभी हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमको क्या है, कल का दिन को विजुलाइज करो, और जो जो बातें पहले अगर नेगेटिव कुछ हुआ है, किसी तरह आपको बहुत ज्यादा अपसेटिंग हुआ है ना, उसको पहले टैपिंग करते हुए कहते जाओ। मैं अपना बता रहा हूँ, हाउ माय डे वेंट, याद करते करते। ये देखो यहाँ से, चलो टैपिंग करो और कहते जाओ, कल मैंने सुबह को रेगुलर की तरह अमृत वेला किया। अमृत वेला करने के बाद मैं हर रोज की तरह बिल्कुल ही वक्त पर मैंने नहाया, 15 मिनट प्राणायाम किया। उसके बाद में वक्त पे गाड़ी लेकर निकला सेंटर के लिए। आई वाज लकी इनफ, मैं सेंटर में पहुंचने के साथ जब घंटी बजाई तो पहला उस क्लास का स्टूडेंट मैं ही था, और मैंने वहां पर नियम मुताबिक पहले आधा घंटा पावरफुल योग किया। उसके बाद सुबह की मुरली सुनी रूबरू सेंटर पर जाकर। वापस आने के बाद भी मैंने मुरली से वापस आने के बाद अपने आप को हर रोज की तरह रिफ्रेशिंग, रिचार्जिंग और रिज्यूनेटेड होते हुए पाया। उसके बाद मैंने घर में आके वक्त पर नाश्ता किया। फैक्ट्री पर बिल्कुल टाइम पर पहुंच गया मैं कल, हर रोज की तरह सारा प्रोडक्शन मैंने देखा अंदर जाकर। जो काम मुझे सुपरवाइजर को समझाना था मैंने समझाया। और जब से मैं बाबा के सेंटर पर जाना चालू किया है, मैं अपने किसी भी पुराने संस्कार को अपने जीवन में वापस आने नहीं देना चाहता हूँ। कल भी मैं उसमें पूरी तरह सफल हुआ। हर बात को मैंने समझाया कि कहाँ कैसे फॉलो करना आज का प्रोडक्शन। लेकिन एक जगह मुझे फिर से गुस्सा आ गया। मैं चाहता तो उस बात को मैं थोड़ा सा प्रेम से, निर्माणता के भाव से कह सकता था, लेकिन मेरे पुराने संस्कारों ने फिर से कल अपनी मर्यादा को लांघा। लेकिन मैं खुश हूं कि कई हद तक मैंने अपने उस स्वभाव को कंट्रोल करते हुए देखा है। उसके बाद मैं शाम को घर आया। घर आने के बाद नुमा शाम का योग किया, कल के सेशन की थोड़ा प्रिपरेशन किया, और कल शाम को भी सेवा करके जब मैं उस सेवा से बाहर आया शाम के क्लास से, मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। और मैंने रात को सोने के पहले अव्यक्त मुरली पढ़ी। मुरली की पुरानी किताबें उठाकर मैंने देखा, और उसमें देखा मैं आजकल स्टडी कर रहा हूँ किस पर के बार बार बाबा कहते हैं, बच्चे अशरीपन का अभ्यास करो, अशरीपन का अभ्यास करो। और मैंने प्रण लिया है
कि मुझे घर के सभी सदस्यों को अनकंडीशनल प्यार देना है, अपनी युगल को हर तरह से सपोर्ट करना है, भले ही अपने स्वभाव के वश, संस्कार के वश वो उतना शायद नहीं दे पाई है, लेकिन मैंने जब से रेगुलरली सेंटर पर जाना चालू किया है, वहां पर आधे घंटे का पावरफुल अश्रीपन का अभ्यास किया है। बाबा के कमरे में जाकर मैं बहुत रोज सर्वशक्तिमान से शक्तियां लेकर आता हूं, तो मैंने देखा है मेरे अंदर दातापन की क्वालिटी बढ़ती जा रही है। और मैं देख रहा हूं कि मेरी पॉजिटिविटी इन 12 दिनों में, जो रेगुलरली सेंटर पर जाने से, वहाँ योग करने से, मेरा जो पॉजिटिव एटीट्यूड है मेरे अपने ही घर को लोगों की तरफ ज्यादा बढ़ गया है। और मैं बहुत खुश हूं कि मैंने अपना पूरा काम पूरे दिन बहुत अच्छे से किया, और रात को मुझे ऐसी नींद आई, कल भी पता ही नहीं चला, कुछ सेकंड्स में मैं नींद के आगोश में चला गया। और फिर जब सुबह उठा तो सबसे पहली बात मेरे जहन में आती है, गुड मॉर्निंग बाबा। भगवान से मैं वो चौहान का नूर हूँ, बाबा के नयनों का नूर हूँ, मैं परमात्मा पालना में पलने वाली अति श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, जिसको भगवान उठाता है। जो भगवान के प्यार में, पालना में, प्राप्तियों में पलने वाला आत्मा है, वो महान सौभाग्यशाली आत्मा हूँ मैं। हम दुनिया के लिए विश्व कल्याणकारी बने हुए हैं। बाबा चाहता है कि विश्व कल्याण का कार्य आप मेरे साथी, मेरी बुझाएं बनकर करो। और मैं बहुत ज्यादा अपने आप को महान भाग्यशाली, सौभाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि भाग्य विधाता मेरा पिता है, मेरा टीचर है और मेरा सद्गुरु है। मैं बहुत खुश हूँ कि अब जो समय बचा हुआ है, परिवर्तन काल के पहले हर किसी आत्मा का हिसाब किताब पूरा करने का समय बचा है। ऐसे समय पर हमें अपनी तपस्या को, अपनी योग साधना को और बढ़ाना होगा, ताकि हमारे पुराने विक्रम विनाश हों और हम कुछ अच्छा करके, पुण्य कमाकर हम अपने खाते में कुछ ऐसा जमा करते चले जाएं, ताकि आने वाले सतयुग में हम सबसे पहले उस गोल्डन एज में गोल्डन बनकर उतरे नीचे। फिर जो भी आपके पास पॉजिटिव आता है ना, कि अगर समझो कोई बात है, आप उस समय उससे अपसेट हुए, आपको जैसा व्यवहार करना चाहिए वो नहीं किया, तो हम उसके बारे में कह सकते हैं कि बाबा आज मैं अपने आप को इस परिस्थिति में संभाल नहीं पाया, आई लॉस्ट माई टेम्पर, लॉस्ट माई पेशेंस, लेकिन मैं वायदा करता हूँ कि अब मैं कभी भी किसी के साथ रिएक्टिव नहीं होऊंगा। रिएक्टिव नेचर में हम अपने आपे को खो बैठते हैं, अपने सेंसेस को खो बैठते हैं, हम सही निर्णय नहीं कर सकते हैं, नई सिचुएशन को सही से परख सकते हैं। और फिर लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, थैंक यू बाबा, जो भी है अच्छा हुआ, आपके समर्पित मैं करता हूँ। और मैं हमेशा ही अपने आप को निमित्त और निर्माण समझकर ही सेवाएं करता रहूंगा। और मैं वायदा करता हूं अब आपसे, जो आज भी आपने मुझे बताई है कि सेवा वो सेवा है जिसमें स्व की सेवा भी मिली हुई हो और अन्य की सेवा भी मिली हुई हो। मैं वायदा करता हूं आपसे कि मैं निमित्त बनकर सेवा करूंगा, और अगर मैंपन में आता हूं, उस सेवा में कहीं न कहीं गड़बड़ी हो जाती है, मेहनत लगती है, सफलता कम होती है, लेकिन मैं जैसे आगे बढ़ते जाऊंगा, खुद की हिम्मत से, बाबा की मदद से हमेशा ही एक अच्छा पुरुषार्थी बनकर अपने लक्ष्य को धारण करूंगा। ये लक्ष्य है कि जादूगर है वो जो हमें मनुष्य से देवता बनाता है। इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी अथॉरिटी जब मेरा साथी बनी हुई है, तो मेरे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं हो सकती है। समझ आया सभी को? किया किसी कुछ महसूस, कैसा फील करें, किसी ने नेगेटिव अपना किया है, कुछ महसूस हुआ आपको? यस प्लीज नाउ टेल मी इफ एनीबॉडी इज फीलिंग समथिंग चेंज। यस, ईएफटी में हमने सारा पोता में दिया है, तो व्हाट फीलिंग, व्हाट चेंज इज योर गेटिंग इन योर फीलिंग्स? भाई जी, कल के दिन की सीन्स पूरे सामने आ गई, और कहा जहां जहां गलती किया वो फीलिंग आई,
जो रात को पोता में लिखा उससे भी कुछ डीप फीलिंग अभी आई। ब्यूटीफुल। आप कौन बोल रही हैं? लीना। हाँ लीना, सॉरी मुझे दिख रहा है। वेरी गुड। तो देखो टैपिंग करके करोगे ना तो जो बातें जो याद नहीं आती है ना वो उभर कर आएगी। ईएफटी की खासियत क्या है? ईएफटी सरफेस पर लेकर आती है उन मुद्दों को जो शायद हम आसानी से अपनी मेंटल स्क्रीन पर नहीं ला पाते हैं। आप पापा को पोता मेल दो, लेकिन अगर ईएफटी करते हुए दोगे ना तो देखो आपकी लाइफ कैसी बन जाती है। बच्चों को ईएफटी कराओ। ईएफटी आप अपने, किसी ने, आपके घर वाले ने आपके साथ सही नहीं किया है, सरोगेट टैपिंग करो और उसको लेकर उसके पोता मेल को भी आप ले सकते हैं कि आज मैंने अपने पति के साथ या अपने बेटे के साथ में वो व्यवहार किया जो अनुचित है, ये ऐसा नहीं कर। जैसे आज मुरली बाबा ने क्या बोला है कि तुम्हें रिएक्टिव नहीं होना है। अगर रिएक्टिव नहीं होगे ना तो सामने वाला आदमी अपने गलती को रियलाइज करने का पावर उसके पास आ जाता है। अगर आप रिएक्टिव हो जाओगे, उसने गुस्सा किया आपने भी किया, उसने अपमानित किया आपने भी किया, उसने डिस्क्रेडिट किया आपने भी किया, तो दोनों की फ्रिक्वेंसी तो सेम हो गई ना। किसी एक को अपनी फ्रिक्वेंसी को ऊपर उठाओगे तो क्या होगा? हम अपनी फ्रिक्वेंसी को ऊपर उठाते हैं तो कहाँ जाते हैं हम लोग? द फ्रिक्वेंसी ऑफ गॉड। द फ्रिक्वेंसी ऑफ गॉड इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ प्योर गुडनेस। द मोर गुड यू आर, द मोर क्लोजर टू शिव बाबा या गॉड यू आर। आया समझ में सभी को? तो ये रोज एक एक बात को लो और पोता मेल को देने के पहले मैं ना अभी रोज पूछूंगा, क्लास जब हम शाम को लिया करेंगे ना तो मैं पूछूंगा, मैं भी करूंगा। मैंने भी आज तक कभी टैपिंग के साथ में पोता मेल नहीं दिया है। मतलब इतना मुझे इतना जल्दी नींद आ जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता। मैं इससे भी लेटता हूँ, मुझे बैठे बैठे मैं किसी को टाइम देता हूँ 9 बजे का घंटी बजती है, उसमें मैं गहरी नींद में होता हूँ। लेकिन मैं अभी ध्यान रखूंगा, मैं भी रात को सोने के पहले सारा पोता मेल ईएफटी करके दूंगा, फिर बिस्तर पे जाऊंगा मैं। तो जाने के साथ मुझे नींद आ जाती है ना। जिनको आराम रहता नहीं है, जल्दी उठना होता है, दिन भर फैक्ट्री, फिर यहाँ क्लासेस, काउंसलिंग। आया समझ सभी को? इस प्रोसीजर टेक्निक समझ आया सभी को आपको? यस प्लीज। बड़ी खुशी है कि यहाँ पर ना 45 लोग आज भी जुड़े हुए हैं। दोपहर की आपकी नींद को त्याग कर, छुट्टी का दिन है, राइट? आप लोग सभी यहाँ पर आए हैं कि इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कुछ पाना यहाँ से। इसलिए मेरा रुझान, मेरा इंटरेस्ट होता है। मैं चाहता हूँ तो आपको इजिली बोल सकता हूँ आज मैं फ्री नहीं हूँ करके, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ। जितने बार भी मैं आता हूँ आपको पता लगता होगा कि कुछ ना कुछ वी आर लर्निंग, वी आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग न्यू। एम आई राइट और नॉट? यस आयुषी, लगता है कि नहीं आपको ऐसा? हाँ यस with my every class you are getting, Baba is giving you something additional what you know about it, right? अभी बहुत सारे यहाँ पर मैसेज आए, लेट मी रीड दिस मैसेजेस। एक 16 मैसेजेस यहाँ पे। जैसे हाँ भाई बोलिए। जी, हाँ आज बोलो। जैसे आपने पूरे क्लासेस की रिपीटेशन करवाई, तो हाँ जब हाँ तक अगर ये रिपीट ना करवाते तो हमें नहीं पता था कि इतने सारे क्लासेस हम कर लिए लेकिन हमें कितनी पॉइंट्स अभी याद ही नहीं है। देखो रिपीटेशन जो मैंने क्यों कराया है, क्योंकि क्या है, अगर मैं आगे आगे बढ़ते जाऊं और आपका पुराना क्लियर फंडामेंटल नहीं है, यू कैन नॉट बी ए गुड ट्रेनर ना। यस। मैं आपको तैयार करने के लिए ये प्लेटफॉर्म पे आया, नहीं तो मेरे क्लासेस तो रेगुलर चलते हैं, मेरे को यहाँ आने की जरूरत क्या है? यहाँ आज पे आके हम रिवीजन क्या हो करते हैं, गया वो है। नहीं करते हैं जो रेगुलर क्लास में करते हैं। रेगुलर वी टेक द केसेस, वी टेक द ईएफटी फॉर ब्लड प्रेशर, ईएफटी फॉर डायबिटीज, ईएफटी फॉर इंसोम्निया। अभी नहीं लिया है मैंने, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, वी लर्न एब्सोल्युटली। प्रणव जी लिखते हैं वी लर्न सो मच बट वी नीड टू डू टैपिंग डेली। यस वेरी गुड। टैपिंग को उस वक्त करना चाहिए कि जब तक वो आदत नहीं बन जाए। अब ये सो लीना बहन ने मुझे सुना, मेरे को भी कानों में, मेरे एक कान में होल है, राइट? तो जब ऊपर हम जाते हैं, जब फ्लाइट ऊपर से नीचे उतरता है तो उसमें मेरे दोनों कानों में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। जहाँ पर कान में होल नहीं है, यहाँ पे काफी दर्द होता है। तो मैं बहुत ऐसे सांस भर करके यहाँ से बाहर निकलता था। ईएफटी याद नहीं, कभी आपको सिखाते सिखाते उस दिन मैंने किया तो मेरे को है ना इतना 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 जल्दी क्लियर हो गया ना, पूछो मत। इतना जल्दी क्लियर होगा कि मुझे अब लगता है अभी फ्लाइट में ट्रेवल करना मेरे लिए कुछ मुश्किल है ही नहीं। कई कई बार तो क्या, मुझे 3 फ्लाइट चेंज कर, मैं आता हूँ नॉर्थ ईस्ट की तरफ, मुझे 3 फ्लाइट चेंज करने पड़ते हैं कई बार। 3 फ्लाइट यहाँ से कलकत्ता, कलकत्ता से फिर समझो अपना जो कलकत्ता के अलग अलग ना, डिब्रूगढ़ स्टे है, या कई सारे फ्लाइट, मुझे कई बार 3 फ्लाइट चेंज करने पड़ते हैं। तो उसमें 3 बार मुझे तकलीफ होती। तो अभी ये तो ईएफटी करते रहो, रोज का पुतौमत देते रहो, बच्चों को कराओ ईएफटी। बच्चा बहुत डिस्टर्ब है, लड़ाई करके आया है, झगड़ा करके आया है, बच्चा रो रहा है, वजह अपसेट है,
बच्चे के बॉडी में आप टैपिंग करो, अच्छा लगेगा बहुत। आपका बच्चों के स्पर्श जो है उंगलियों में बहुत सारे ये होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट्स और ऑरा फ्लो होते हैं उंगलियों में, टिप्स में। टिप्स से क्यों टैपिंग करते हैं बताओ? Why do we tap with the tips of the fingers? ओम शांति भाई जी, हाँ बोलो। आप हम लोग का फिंगर से जो ऊर्जा निकलता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वेरी करेक्ट यू आर। हमारे उंगलियों में मेरिडियंस के एंड्स होते हैं। मेरिडियन के एंड्स जहां जहां हम टैपिंग करते हैं बॉडी में ना 8 पॉइंट पे, वहां भी मेरिडियंस के एंड्स होते हैं। मेरिडियन एनर्जी चैनल्स कितने होते हैं वो बताओ? कितने चैनल्स हमारे बॉडी में मेरिडियंस, कितने मेरिडियंस हैं, चैनल्स हैं ऊर्जा के? एनीबॉडी प्लीज टेल मी। 14 भाई जी। 14 है। करेक्ट। और जो फ्रंट एंड बैक में होता है उसको क्या बोलते हैं? कंसेप्शन वेसल, गोनिंग वेसल। बाकी सब में एक एक ऑर्गन जुड़ा हुआ रहता है, उसके साथ ऑर्गन कनेक्टेड रहता है, इसलिए करते हैं। भाई जी मेरा ना आज बहुत दिन से रात को ना नींद नहीं आती है, बिल्कुल पूरा रात मेरा नींद नहीं आती है। थोड़ा कुछ तो पॉइंट्स इशू बता दीजिए ना, क्यों ऐसा हो रहा है मुझे खुद पता 8 दिन नहीं। तक रात को सोने के पहले आप कहो बाबा को सामने रख के, जाने अनजाने मैंने किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को दुख दिया हो, परेशानी दी हो, या उसके साथ अत्याचार किया हो, बेइंसाफी की हो, मैं आपको सामने रखकर क्षमा मांगती हूँ और चाहती हूँ मैं आप भी मुझे क्षमा कर दें। 8 दिन तक इसको रेगुलर करो, 8 दिन तक रेगुलर करो। आपके यहाँ जो एनर्जी, नींद क्यों नहीं आती है? क्योंकि एनर्जी, जो बाहरी मन शांत नहीं हो पाता तो हम नींद में नहीं जा सकते हैं। तो बाहरी मन विचार चल रहे हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट एट पीस। जब हमारा बाहरी मन शांत हो जाए तो ही हमको नींद आती है। सबकॉन्शियस माइंड में जो फ्रिक्वेंसी होती है वो नींद की फ्रिक्वेंसी होती है। नींद की फ्रिक्वेंसी सब स्टार्टिंग में होती है अल्फा में, फिर थीटा में, फिर डेल्टा में जाते हैं। तो आप है ना ये क्षमा भाव का धारण करो, और EFT है ना, आप है ना करते हुए क्षमा करो। EFT करते हुए क्षमा भाव को धारण करो। यस, EFT करते हुए क्या होगा? आपके इमोशंस, नींद नहीं आने के जो इमोशंस हैं, जो नाराजगी है, जो चिंता है नींद नहीं आने की, वो ऊपर उभर कर आएंगे, और EFT से वो सारे नेगेटिव इमोशंस क्लियर हो जाएंगे ना, तो आपको अगले दिन नींद आने में निश्चित ही फर्क पड़ जाएगा। और आप ना ओम चैंटिंग करो, ओम चैंटिंग बहुत अच्छा है। ओम से ब्रेन में एनर्जी ज्यादा मिलती है। यहाँ पर ओम जो बोलते हैं ना, भ्रामरी करो, भ्रामरी बहुत अच्छा है। अच्छा। बहुत ज्यादा नींद आती है कोमल को, तो बहुत ज्यादा नींद आना ये भी अच्छा नहीं है, उसके लिए कपालभाति प्राणायाम बहुत अच्छा है। ड्रॉजीनेस at the time of concentration and meditation can be entirely wiped out with the help of Kapalbhati. कपालभाति ये वो प्राणायाम है जो ब्रेन में 6 गुना ज्यादा ब्लड को सप्लाई करता है। आया समझ में? रात को सोने से पहले कपालभाति कर सकती हूँ भाई जी? कभी नहीं करना चाहिए, खाना खाया हुआ होता है ना, खाली पेट नहीं, करना। कपालभाति तो सिर्फ मॉर्निंग में करती हूँ जब खाली पेट रहता है। खाली पेट भी रहता है, खाली पेट शाम को भी रहता है, दोपहर को खाना खाने के पहले भी रहता है। कपालभाति रेगुलर कर लोगे तो कपालभाति इज ए यूनिक ब्रेन टॉनिक, नींद अच्छी आएगी। दूसरा भ्रामरी प्राणायाम है ना, भ्रामरी प्राणायाम सांस भर के ऐसा हम रख के ना, तो भ्रामरी प्राणायाम से यहाँ से लेके यहाँ तक इतने एरिया में जो भी तकलीफ है ना, थायराइड की तकलीफ है, थ्रोट इन्फेक्शन है, साइनस की तकलीफ रहती है, चेहरे की चमक नहीं है, तो ये सारा एरिया, और यहाँ पर जो इसको कहते हैं टेंशन रिलीजिंग प्राणायाम। ओम, ओम से क्या होता है? ओम इज हायर कॉन्शियस लेवल में जाता है। ओम उम या ओम जब बोलते हैं तो वी राइज टू द हायर कॉन्शियसनेस, है ना, हृदय की विशालता, बुद्धि की दिव्यता बढ़ती है। और भ्रामरी इज बेसिकली इंटेंडेड फॉर द बॉडी फ्रॉम दिस टू दिस प्लेस, और यहाँ पर ही नींद का सेंटर होता है, तो उससे नींद गहरी आएगी। भ्रामरी प्राणायाम अगर आप रोज 5 मिनट करोगे ना, इट विल एनहेंस योर स्लीप क्वालिटी। वैसे 2 मिनट रोज करना चाहिए, लेकिन जिनको बीपी बढ़ा हुआ है, डायबिटीज की लेवल बढ़ी हुई है, थायराइड जिनको रहता है ज्यादा, या फिर अस्थमा है, एनी डैम साइकोलॉजिकल साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, तो दीज 2 प्राणायाम्स, ओम चैंटिंग एंड भ्रामरी, इफ यू डू फॉर 5 मिनट्स एवरी डे ना, तो देखो आपको कितना फायदा होता है इसका। ठीक है भाई जी? मैं EFT के 1-2 राउंड करती हूँ ना, फिर उसके बाद मुझे उबासियां बहुत आती हैं। हाँ, तो इट इज अ गुड साइन, एनर्जी चेंजिंग। आप है ना तुरंत उस राउंड को पूरा करके आप फिर से ले लो कि EFT करने के तुरंत बाद आई फील यॉर्निंग, मुझे उबासी आने लगती है, फिर भी अपना से प्यार करती है। उसको आप करोगे ना तो वो सब क्लियर हो जाएगा। उबासी आ रही है मतलब दैट इज द
फिजिकल वाइब्रेशन है आपका जो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। मैंने बताया ना ईएफटी के बाद 3 चीजें कौन सी बताई मैंने आपको, नोट करना है। फिजिकल सेंसेशन क्या है, हिचकी आ रही है, कौन सी बात याद आ रही है, इवेंट याद आ रहा है, उसको देखना है। और तीसरी बात मैंने क्या बताया ईएफटी में कि आपके इमोशंस कौन से आ रहे हैं। आपने अगर किसी बात की चिंता को लेकर किया है तो अगर उस बात को लेकर, जैसे मेरे को कल मैं क्लास करा रहा था कल जर्मनी में, मेरा क्लास था कल, मेडिटेशन का एक क्लास था, लेकिन सवाल जब बहुत है तो 2 बहनें, एक ही बहन तो वहां नहीं थी, दोनों को ओवरी में सिस्ट है, ओवरी में सिस्ट है दोनों को, और बढ़ते जा रहे हैं सिस्ट की लेवल। मैंने कहा ईएफटी से निश्चित ही आपको ओवरीज का कनेक्शन होता है पेरेंटिंग से। मैं अपने बच्चे को वो नहीं दे पाई हूँ जो मैं देना चाहती हूँ। बच्चे को जो प्रीमेचर चाइल्ड होता है, बच्चे को माँ का दूध नहीं पिला सकती हैं माएँ, फीडिंग नहीं कर पाती हैं, अंडर डेवलप्ड चाइल्ड है तो वो इनक्यूबेटर में पलता है। उसके अलावा वो है ना, माँ कई बार कमर के दर्द से अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला पाती हैं वो। तो इस बच्चे को लेकर जो प्रीवियस चाइल्ड होते हैं ना, उनको लेकर उनको दुख भी होता है, भय भी होता है, नाराजगी भी होती है, चिंता भी होती है और गिल्ट फीलिंग होता है। ये डिफरेंट 5 इमोशंस ऐसी माताओं को होते हैं। हम जैसे टैपिंग कराते हैं ना, इन 5 इमोशंस को लेकर सिस्ट ओवरीज के ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाते हैं विदाउट एनी ऑपरेशन। पर ये मत समझना कि ईएफटी से सारी बीमारियां दूर होती हैं। ईएफटी से बॉडी की एनर्जी बैलेंस होती है, जिससे रोग रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। तो नेवर क्लेम कि वी भाई जी, क्लियर द, हाँ यस, मुझे भी ओवरी, इसमें सिस्ट है ओवरी में, तो उसका टैपिंग कराते ना तो ठीक है, क्योंकि मुझे उसका कोई साइन नहीं है कि उससे मुझे कुछ हो रहा है जिससे मैं टैपिंग करूं, वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। कल आप आओगे क्लास में कल? हाँ, कल 7:30 में आप आ जाओगे 7:30 बजे, मैं ओरियन क्लिक कराऊंगा, क्योंकि मैं ना इसको फिर यूट्यूब पे भी डाल दूंगा चाहिए तो, क्योंकि बहुत हाँ सारे लोगों ठीक। को, माताओं बहनों को यूट्रस होते हैं गर्भाशय में, और हाँ एक होता है ओवरीज, सिस्ट सर जी, सिस्ट होते हैं ओवरीज में, सिस्ट। सर जी मेरी बेटी को भी है। हाँ तो कल मैं करा दूंगा, उसका वीडियो ये मैं आपको भेजूंगा, मैं अलग करके, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, पर वीडियो अलग अलग करके मैं एक 2 शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा मैं यहाँ पूरा करा के ना, इसका मैं करूँ, मुझे इसके पैरेटिक अटैक के लिए कराना है, उसके लिए कराना है, अनिद्रा के लिए नहीं कराया मैंने, माइग्रेन के लिए नहीं कराया है, मैं कराऊंगा सबको। अभी रोज क्लासेस चालू हो गए ना, तो मतलब आई गॉट द बेटर प्लेटफॉर्म्स, आई मीन मोर प्लेटफॉर्म। आपको भावना क्लियर हुआ? भावना यस, और किसको पूछना है पूछो, अदरवाइज फिनिश सर अप। मैंने जैसे राजयोग नहीं किया है, तो मुझे ये हाँ पोटा मेरी के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो ये हम अपनी कैसे नहीं, रात को मेडिटेशन पोता मिल मतलब क्या है, अगर आप अपनी बातों को जो नेगेटिव हैं अगर किसी को भी बताओगे तो लोग उसका बात का बतंगड़ बनाते हैं, आपका मन खराब होता है, बराबर, और बातें फैलती हैं। तो हमारे इसमें क्या प्रथा है कि बाबा हमारे मतलब भगवान जो आते हैं ना उसके तन में, ब्रह्मा तन में, वो कहते हैं कि बच्चे रात को सोने के पहले जो भी अच्छा हुआ मुझे सौंप दो और जो भी बुरा हुआ वो भी मुझे सौंप दो। अभी जैसे हम सेवा करके आते हैं ना, मैं तो बहुत जगह सेवा के लिए जाता हूँ, मैंने 1000 सेंटर देखे हैं ब्रह्मकुमारीज के, मैं पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में, विदेशों में गया हूँ। तो जैसे ही सेवा करेगा तो हम बाबा के कमरे में जाते हैं, पहले बहनें चाय बनाती हैं, टोरी खिलाती हैं, और पहले हम जितने भी ट्रेनर्स होते हैं बाबा के कमरे में जाके बोलते, बाबा तूने करवाया है, तेरा तुझको अर्पण है। मैं सिर्फ निमित्त बनकर वहां गया था। उससे हमारा जो मैंपन होता है ना सेवा के पीछे, वो निकल जाता है। भाई तूने कराया, करण करावन हार है, वो करण हार मैं हूँ, लेकिन करावन हार आत्मा है, करावन हार परमात्मा है। तो ऐसे करके रात को अगर कोई होता, भाई दिन में क्या कई सारी बातें तो ऐसी होती है ना जो कुछ चाहिए कुछ अनचाही, बराबर, हम उन बातों को लेकर सोओगे उसी फ्रिक्वेंसी में, तो सुबह उसी फ्रिक्वेंसी में एग्जैगरेट आप कल से, आज रात से करके देखो। ऑल ऑफ यू, विजय लक्ष्मी आपको बोल रहा हूँ, मैं सबको बोल रहा हूँ, मैं आप रात को सोने के पहले जो भी बातें अच्छी हुई है ना, अगर अच्छी बातें हुई है ना तो उसको याद करोगे, तो आप यूनिवर्स में संकेत दे रहे हैं कि मेरी जिंदगी में ऐसी अच्छी बातें और भी ज्यादा लाने का मैं फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स में भेज रहा हूँ। जो बातें अच्छी नहीं हुई हैं उनकी फ्रिक्वेंसी को मिटाकर सोओगे तो अगली सुबह जब आप जागोगे तो उस बातों का जो बोझ है, उन इमोशंस की जो पीड़ा है वो भी कम होगी। और उसके नीचे जो ये जो सवाल अभी पूछा है ना, मैं लास्ट जवाब दूंगा क्योंकि टाइम अभी हो गया है। आई जस्ट रिप्लाई फॉर दिस। क्या लिखा है किसी ने, किसी का बर्थ से नस दब गई है और किसी का अंग नहीं चल रहा है, हो वो ईएफटी ठीक हो सकता है। ये देखिए ईएफटी से जो डिसेबलमेंट है, जो फिजिकल लेवल पर एबनॉर्मलिटी है,
वो कभी ठीक नहीं होगी। लेकिन ईएफटी करके उसके पीछे की जो वेदना है, उस डिसेबिलिटी की जो पीड़ा है, जिसके साथ हम बहुत सारे इमोशंस को क्रिएट करते हैं, तो इमोशनल लेवल पर हम उस पीड़ा को जाकर कम करेंगे। तो आप अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक घुटने का ऑपरेशन हुआ है, दूसरे का मुझे कराने का है, मैं 1 साल के बाद कराने वाला हूँ, 6 महीना अभी हो रहा है, मुझे कुछ तकलीफ नहीं है। मुझे लोग बोलते हैं तू इतना बड़ा योगा का टीचर हो, तेरे को कैसे होगा? मैं हुआ तो मेरा कर्म है, भगवान ने मुझे अच्छा किया है, कराने के बाद भी मैं बिल्कुल नॉर्मली घूम रहा हूँ, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सिचुएशन मेरे सामने ये है कि डिस्पाइट बीइंग 16,000 क्लासेस ऑफ योगा, आई हैव लॉस्ट माय वन लेग, आई हैड टू गेट इट ऑपरेटेड। एक्सीडेंट के बाद एक पैर खराब हुआ, नहीं ठीक कराया तो दूसरा घुटना उसके ऊपर खराब हो गया। दोनों का कराना चाहता था, लेकिन बीबी बढ़ गया तो एक का ही हो सका। लेकिन अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि जिस घुटने में कराया है वो पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी में चल रहा है, थोड़ा और टाइम लगेगा। उसके बाद जब मैं इससे तो बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, थोड़ा सा स्टिफनेस रहता है, लेकिन दूसरे में डैमेज है। अब ये फिजिकल प्रॉब्लम है, आई हैव टू गेट इट ऑपरेटेड, या फिर इसी दर्द के साथ, इसी डिफॉर्मेशन के साथ मुझे जिंदगी भर चलता रहना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसको करा सकता हूँ, मेरे पास कराने के लिए मेडिक्लेम रेडी है, घर में युगल है सेवा के लिए, बच्चा फैक्ट्री में मेरे साथ बैठता है, मुझे कोई ये नहीं है। और मैं तो यहाँ जो साधना में वो टाइम गुजारता हूँ, ऑपरेशन का 1.5 महीना पूरा बिल्कुल, आपको आप बाहर भी नहीं जा सकते हैं। 1.5 महीना तो पहले उस पर चलना पड़ता है, जब 15 दिन टाके नहीं खुले आपको वो लेके चलना पड़ता है वॉकर, उसके बाद फिर टाके खुलते हैं तो फिर आपको लकड़ी लेकर चलना पड़ता है। लेकिन बहुत कम सपोर्ट मैंने उसका लिया है। तो कहना मतलब ईएफटी से क्या होता है, उस दर्द की पीड़ा को, उस नेगेटिव इमोशन को, उस वेदना को आप कम कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉब्लम के लिए ईएफटी काम नहीं करती है, क्योंकि प्योरली फिजिकल प्रॉब्लम है। लेकिन लेकिन ईएफटी से कई बार, जैसे आप गैरी का इंट्रो ईएफटी देखोगे ना, उसमें एक व्यक्ति के 45 फ्रैक्चर हुए थे, 45 फ्रैक्चर्स, और वो जम देता हुआ पाया गया है वहां पे, जम देता हुआ। तो नेचुरली ही जो भी, अगर अभी जैसे मैंने एक का ऑपरेशन करवा लिया है, राइट, दूसरे का करवाना है मुझे, उसमें डॉक्टर बोलता है तुम 8 किलोमीटर चल सकते हो, दौड़ सकते हो। आई सीन सच पीपल। तो ईएफटी के साथ साथ अगर आप उन दर्दों को, उसकी इंटेंसिटी को कम करते चलोगे, तो वो जो पीरियड है जहां पर ऑपरेटिव केस है, जहां पर इनक्यूरेबल केस है, उसके साथ उसको एक्सेप्ट करने की ताकत अगर आपके पास आ गई, द थिंग्स विल बिकम इजी फॉर यू। करेक्ट ना? ठीक है, कल फिर मिलते हैं शाम को। ओम शांति।